Hello everyone, welcome to Unique Nursing Classes. Today this is our fourth question series. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट MCQ is which one of the following is the live vaccine except option A rotavirus, option B measles, option C yellow fever, option D rabies. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रेबीज. चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं. जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू था उसमें ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी लाइव वैक्सीन नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट लगा है तो क्वेश्चन का जो मीन निकल के आता है वो है कि इनमें से कौन सी लाइव वैक्सीन नहीं है. यानी कि जो फर्स्ट जो हमारी 3 वैक्सीन है ये लाइव वैक्सीन और जो रेबीज है वो किल्ड वैक्सीन के अंदर आता है. तो आपको किस तरीके से इसको याद रखना है, तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है. लाइव वैक्सीन के लिए जितनी भी लाइव वैक्सीन है उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक से आपको इसको याद रखना है. रोम इज़ माय बेस्ट प्लेस टू गो. ये एक शॉर्ट ट्रिक है, एक निमोनिक से इसके थ्रू आप इसको लाइव वैक्सीन को आप याद रख सकते हैं. ये लाइव वैक्सीन के लिए एक निमोनिक है. तो हम देखते हैं रोम के अंदर जो आर है, आर से हम आता है रूबेला एंड रोटावायरस, वो से आता है ओरल पोलियो. जो लाइव एटेनेटेड के अंदर आता है वो आता है साबिन, उसको हम बोलते हैं. अगर एक एमसीक्यू इसके अंदर से भी पूछा जाता है कि एक्टिव या लाइव और पोलियो वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साबिन. नेक्स्ट हम आम की बात करें तो आम से आता है मीजल्स, ई से एपिडेमिक टाइफस, आई से इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा में हम बात करें तो जो रूट होगा इसका इंट्रा नेजल होगा. एम से हम बात करें तो मम्स, वाई से येलो फीवर, बी से BCG, टी से प्लेग और टी से टाइफाइड जो कि जिसका रूट ओरली होता है. तो ये सारी हमारी लाइव वैक्सीन है. तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है शॉर्ट ट्रिक से. जिसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक रोटावायरस में से पूछा जाता है कि जो रोटावायरस का जो रूट है वो है हमारा ओरली. ओरली हम रोटावायरस की वैक्सीन को देते हैं और लाइव वैक्सीन का टाइप होता है रोटावायरस. सेकेंड जो हमारा MCQ इसमें से पूछा जाता है कि लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन को, लाइव पोलियो वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं, साबिन. यानी कि OPV हमारी लाइव वैक्सीन है और इसका दूसरा नाम है साबिन. वैसे हम किल्ड की बात करते हैं. किल्ड वैक्सीन के लिए शॉर्ट ट्रिक है पेयर. 4 वैक्सीन इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट वन इज पोलियो जो कि IPV वैक्सीन होती है और उसी को हम बोलते हैं शाक. यानी आपको याद रखना, अगर लाइव वैक्सीन के बारे में बात करें तो उसका नाम होगा साबिन, और अगर किल्ड वैक्सीन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो होगा उसका शाक. ये इंजेक्टेबल है, IPV की फॉर्म में उसको देते हैं तो वो किल्ड वैक्सीन है. ए से आपको याद रखना हेपेटाइटिस A, आई से इन्फ्लुएंजा. ये हमने लाइव के अंदर भी इन्फ्लुएंजा पढ़ा था जिसके अंदर जो रूट था, जो मेजर डिफरेंस है, जो रूट था इंट्रानेजल था, और इसके अंदर अगर किल्ड के अंदर हम बात करें तो इन्फ्लुएंजा का जो रूट होगा वो IM होगा. तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है. और फोर्थ वन R से है रेबीज. तो ये 4 वैक्सीन किल्ड वैक्सीन के अंदर आती है. आपको इस तरीके से याद रखना है. अगर आप इस लाइव वैक्सीन को याद भी नहीं रख पाओ तो किल्ड वैक्सीन को आप, इन 4 किल्ड वैक्सीन को आप याद कर लीजिए. बाकी जितनी भी बची हुई है वो लाइव वैक्सीन के अंदर ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी. और कुछ टॉक्सोइड के अंदर अगर हम बात करें तो 2 टॉक्सोइड हम मेनली इंक्लूड करते हैं. टॉक्सोइड के अंदर टिटनेस टॉक्सोइड और डिप्थीरिया टॉक्सोइड. तो जो हमारा फर्स्ट MCQ था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट. तो जितनी भी हमारी ये जो रोटावायरस, मीजल्स और येलो फीवर लाइव वैक्सीन के अंदर आता है, और जो हमारा ऑप्शन डी है रेबीज, ये किल्ड वैक्सीन के अंदर आता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रेबीज. चलिए नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं. विच स्ट्रक्चर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिडर्ड एज होमोलोगस टू मेल प्रोस्टेट ग्लैंड. ऑप्शन ए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ऑप्शन बी बार्थोलिन्स ग्लैंड, ऑप्शन सी स्केनेस ग्लैंड, ऑप्शन डी क्लिटोरिस. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्लिटोरिस. चलिए हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. तो क्वेश्चन जो पूछा गया है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो मेल के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है उसकी तरह ही होमोलोगस होती है. सबसे पहले हम होमोलोगस का मतलब समझते हैं कि होमोलोगस का मीन क्या होता है. होमोलोगस और एनालोगस, ये 2 स्ट्रक्चर होती है. होमोलोगस में स्ट्रक्चर सेम होती है, फंक्शन डिफरेंट होते हैं. अगर किन्हीं 2 स्ट्रक्चर की हम बात करें और दोनों की स्ट्रक्चर सेम है तो उसको हम बोल देंगे होमोलोगस. अगर फंक्शन सेम है तो उसको हम बात करेंगे एनालॉग. तो हम क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड की तरह होमोलोगस स्ट्रक्चर है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा स्केनेस ग्लैंड.
स्केनेस ग्लैंड का दूसरा नाम पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी होता है, पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड। तो आपको ये याद रखना है। ये एमसीक्यू प्रीवियसली वन लाइनर में पूछा गया है कि फीमेल, इसको हम स्केनिक ग्लैंड को हम फीमेल प्रोस्टेट ग्लैंड भी बोलते हैं। यूजुअली जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो मेल के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर उसके होमोलोगस स्ट्रक्चर की बात करें फीमेल के अंदर तो कौन सा होगा, स्केनेस ग्लैंड या पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड। बाकी जो हमारे ऑप्शन है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और बार्थेलिन ग्लैंड, ये भी एक दूसरे के होमोलोगस स्ट्रक्चर है। यानी कि फीमेल के अंदर जो बार्थेलिन ग्लैंड होती है वैसे ही मेल के अंदर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। तो ये भी हमारा हो गया होमोलोगस स्ट्रक्चर। क्लिटोरिस मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें मेल के अंदर मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कौन सा होगा, ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। वैसे अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर जो लीबिया मेजोरा होता है, लीबिया मेजोरा, उसकी जैसी सेम स्ट्रक्चर मेल के अंदर कौन सी आएगी होमोलोगस स्ट्रक्चर, वो हो गया आपका स्क्रोटम। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसमें से अलग अलग एमसीक्यू, जो स्केनेस ग्लैंड उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी है। ये किसका होमोलोगस स्ट्रक्चर है, मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड का होमोलोगस स्ट्रक्चर है। तो आपको ये याद रखना है। और बार्थेलिन ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपस में होमोलोगस स्ट्रक्चर है एक दूसरे के। क्लिटोरिस की बात करें तो क्लिटोरिस का होमोलोगस स्ट्रक्चर ग्लांस पेनिस है, जो कि मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है मेल के अंदर, और लीबिया मेजोरा का स्ट्रक्चर सेम है, वो स्क्रोटम है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करते हैं। पेप स्मीयर फॉर सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन इज कंसिडर्ड विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ऑप्शन ए प्रीमोडियल प्रिवेंशन, ऑप्शन बी प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी टर्शियरी प्रिवेंशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सेकेंडरी प्रिवेंशन। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। बेसिकली हम 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। पहला हो गया प्राइमोडियल, सेकेंड हमारा प्राइमरी, थर्ड वन इज सेकेंडरी एंड फोर्थ वन टर्शियरी। जो ऊपर के जो 2 लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, जो प्राइमरी और प्रीमोडियल, ये बिफोर डिजीज, यानी कि डिजीज के होने से पहले जितने भी हम प्रिवेंटिव मेजर यूज करते हैं, वो किसके अंदर आएंगे, प्रीमोडियल और प्राइमरी के अंदर। और आफ्टर डिजीज अगर हम जो भी प्रिवेंटिव मेजर यूज करते हैं तो वो किसके अंदर आएंगे, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर आता है आफ्टर डिजीज। तो इसके अंदर जो एमसीक्यू पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, जो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर जो एमसीक्यू पूछा जाता है वो पूछा जाता है 2 एग्जाम्पल से। जिसका पहला एग्जाम्पल है प्राइमरी प्रिवेंशन का, ये हो गया आपका इम्यूनाइजेशन, यानी कि जितनी भी इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन हम करते हैं वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। यानी कि इम्यूनाइजेशन हम डिजीज़ के होने से पहले कर रहे हैं तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है, डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। और यही बात मैं यहाँ पे मैंने बताई है कि बिफोर डिजीज़ कोई भी अगर प्रिवेंटिव मेजर यूज़ कर रहे हैं तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो इम्यूनाइजेशन किस में आएगा, आपका प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। सेकेंड जो इसके अंदर एमसीक्यू पूछा जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर, सेकेंड होता है क्वारंटीन। यानी पेशेंट को अगर हम क्वारंटीन करते हैं, 2 चीज़ होती है, एक आइसोलेशन होता है, एक क्वारंटीन। अगर पेशेंट को हम क्वारंटीन कर रहे हैं यानी कि पेशेंट सस्पेक्टेड है लेकिन उसको डिजीज़ नहीं हुई है, तो कौन सा प्रिवेंशन है, वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। सेकंड हम बात करते हैं कि हमारे टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर हमें 2 चीज़ें आती है, यानी कि इसमें हमें डिजीज़ हो चुकी है। हमने यहाँ पे बात करी थी कि आफ्टर डिजीज़ की कंडीशन के बाद में जो प्रिवेंशन होते हैं वो सेकेंडरी और टर्शियरी में होते हैं। इसके अंदर 2 चीज़ होती है, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। यहाँ डिजीज़ कंडीशन डेवलप हो चुकी है तो इसके अंदर 2 चीज़ इंक्लूड करते हैं। जो डिजीज़ हुई है इसका पहले हम अर्ली डायग्नोसिस करेंगे और इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो जो इसमें से जो एमसीक्यू बनता है सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर, पहला बनता है आइसोलेशन। आइसोलेशन किस टाइप का लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। सेकेंड जो एमसीक्यू बनता है इसके अंदर से, जितने भी आपके एग्जामिनेशन है, यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, दूसरा होगा आपका टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, और थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा एमसीक्यू है पेप स्मीयर। ये तीनों ही वन लाइनर में बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको याद रखना है। जितने भी अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम जो स्क्रीनिंग यूज करते हैं इनको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग भी किस में आएगा, हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन और पेप स्मीयर किसके अंदर आता है, हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। और सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन आफ्टर डिजीज की बात के प्रिवेंटिव मेजर है। तो हमने बात की थी सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अर्ली डायग्नोसिस आता है और ट्रीटमेंट। जितने भी हम ट्रीटमेंट डिजीज को ठीक करने के लिए जितने भी हम कीमोथेरेपी या कुछ भी ट्रीटमेंट हम देते हैं तो वो किसके अंदर आता है, हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। और टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है,
जो पोलियो डिजीज हो जाती है उसके अंदर हम क्रचिस पेशेंट को देते हैं, वो किसके अंदर आता है? हमारा टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बार बार ये एमसीक्यू हम ऐड कर रहे हैं। टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर आगा आपका पोलियो के अंदर जो क्रचिस दिए जाते हैं और जितने भी रिहेबिलिटेशन किए जाते हैं वो किसके अंदर आता है? टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करते हैं। विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल? ऑप्शन ए कैल्सिटोनिन, ऑप्शन बी थायराइड हार्मोन, ऑप्शन सी पीटीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन, और ऑप्शन डी एल्डोस्टेरोन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पैराथायराइड हार्मोन। चलिए इनके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जो ऊपर की जो दो हार्मोन हमने बात करी, कैल्सिटोनिन, थायराइड हार्मोन, ये किससे सीक्रेट होते हैं? थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से ये दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं और इन दोनों का काम क्या है? सीरम कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करते हैं। डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, यानी कि जो कैल्सिटोनिन और थायराइड हार्मोन है वो क्या काम करते हैं? डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, इसलिए इनको बोला जाता है बोन फॉर्मिंग हार्मोन। अब इसका आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर हमारा कैल्शियम फ्लो होता रहता है, इसको हम सीरम कैल्शियम लेवल बोलते हैं, जो कि नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल होता है 8.5 टू 10.2 mg/dl। आपको नॉर्मल लेवल याद रखना है, ये आपका सीरम कैल्शियम लेवल है। और अगर इसमें क्राइटेरिया की बात करें, 7 से कम हाइपोकैल्सीमिया और 12 से ज़्यादा हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं किस तरीके से ये हार्मोन काम करते हैं, ये आपकी हो गई बोन। बोन के अंदर बोन का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम से बोन का फॉर्मेशन होता है। अब हार्मोन दो तरीके से काम करते हैं। जो आपका कैल्सिटोनिन और थायराइड हार्मोन है वो क्या काम करेगा? जितना भी बोन के अंदर से कैल्शियम हो ब्लड के अंदर, बोन डिस्ट्रॉइंग हार्मोन, बोन फॉर्मिंग हार्मोन बोलते हैं, यानी कि जितना भी जो कैल्शियम ब्लड के अंदर है वो बोन के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है कौन? कैल्सिटोनिन और थायराइड हार्मोन। यानी कि ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर रहे हैं किस तरीके से? जो ब्लड के अंदर कैल्शियम है उसको बोन को दे रहे हैं, यानी बोन को फॉर्म कर रहे हैं, बोन को बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों को बोन फॉर्मिंग हार्मोन बोला जाता है। स्पेशली कैल्सिटोनिन की बात करें तो इसको हम बोन फॉर्मिंग हार्मोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीरम कैल्शियम लेवल तो कम करता है लेकिन बोन के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है और बोन के फॉर्मेशन के अंदर काम करता है। यानी कि बोन का फॉर्मेशन कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, जो जितना भी जो सीरम कैल्शियम लेवल है वो बोन के फॉर्मेशन में यूज हो जाएगा और सीरम कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको याद रखना कैल्सिटोनिन और जो थायराइड हार्मोन है वो सीरम कैल्शियम लेवल डिक्रीज करते हैं और बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीटीएच, जो हमारा एमसीक्यू है। पीटीएच क्या करेगा? मान लीजिए आपका ये ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है और ये हमारी बोन है, ये हमारी बोन है। तो अब ये पीटीएच का काम क्या होगा? पीटीएच क्या करेगा? इसको बोन डिस्ट्रॉइंग हार्मोन भी बोलते हैं, यानी कि बोन से कैल्शियम लेके ब्लड के अंदर डालने का ये काम करता है। तो सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना भी बोन के अंदर है कैल्शियम, पैराथायराइड हार्मोन उसको क्या कर रहा है? ब्लड वेसल्स के अंदर डालने का काम कर रहा है। तो ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए पैराथायराइड हार्मोन ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है और इसी को हम बोन डिस्ट्रॉइंग हार्मोन भी के नाम से भी हमें जाना जाता है। फोर्थ वन जो हमारा एल्डोस्टेरोन है, इसका कैल्शियम से ज़्यादा रिलेशन नहीं है, इसका जो मेन रिलेशन है वो सोडियम से है। ये सोडियम के लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा। तो आई होप आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि कौन सा बोन डिस्ट्रॉइंग हार्मोन है, किस तरीके से सीरम कैल्शियम लेवल कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है पीटीएच सीरम कैल्शियम लेवल को लेके। दो हार्मोन है, ये सीरम कैल्शियम लेवल को कम करते हैं और पीटीएच जो है सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करते हैं। Which cranial nerve is responsible for the outward and downward movement of eyeball? Option A oculomotor nerve, option B abducent nerve, option C trochlear nerve, option D optic nerve. And the correct answer is option C trochlear nerve. तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो आपकी आईबॉल है उसका अगर आउटवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो वो कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है आउटवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपकी आई है, दोनों आईज हम बनाते हैं और इसके अंदर जो आईबॉल है इसकी मूवमेंट की बात की जा रही है। अलग अलग क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है आईबॉल की मूवमेंट के लिए। तो मान लीजिए ये आईबॉल है, ये हम बात कर लें, ये राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। तो अगर इस तरफ मूवमेंट हो रहा है तो इस मूवमेंट को हम बोल देते हैं लेटरल मूवमेंट। इस तरफ मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम बोल देते हैं मीडियल मूवमेंट। ये हो गया आपका डाउनवर्ड
और ये हो गया अपवर्ड। तो इस तरीके से कि कौन सी क्रेनियल नर्व कौन सा मूवमेंट करवाती है हमें देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओक्यूलोमोटर नर्व। कौन सी नर्व? ओक्यूलोमोटर नर्व का काम क्या होगा? जो मेजर जितने भी आईबॉल की मूवमेंट होती है वो ओक्यूलोमोटर कराती है। तो आपको याद रखना है कि ओक्यूलोमोटर कौन कौन सी मूवमेंट करवाती है। सबसे पहले हम बात करें अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। सेकेंड वन इज डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। थर्ड वन इज इनवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट। एंड फोर्थ वन इज आउटवर्ड एंड अपवर्ड, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ये चारों मूवमेंट कौन करवाता है? ओक्यूलोमोटर नर्व। यानी कि सबसे ज्यादा जो आईबॉल के मूवमेंट में जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो आपकी ओक्यूलोमोटर नर्व होती है। जो ओक्यूलोमोटर है वो आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व है। अब्ड्यूसेंट की अगर हम बात करें तो ये आपकी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। ट्रोक्लियर हो गया आपका फोर्थ क्रेनियल नर्व और ऑप्टिकस सेकंड क्रेनियल नर्व। तो आपको इनका सीक्वेंस भी याद रखना है, किस किस तरीके से कौन सी क्रेनियल नर्व का किस नंबर पे आती है। तो हम पहले ओक्यूलोमोटर के बारे में बात करते हैं। जो चार मूवमेंट होते हैं वो कौन करवाती है? आपकी ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व। तो आपको याद रखना, क्वेश्चन में पूछा गया आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो जो आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट है वो ओक्यूलोमोटर कराएगी। अब हम बात करते हैं आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये हमारी करवाएगी ट्रोक्लियर नर्व, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो ट्रोक्लियर कौन सा मूवमेंट करवाती है? आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड। सेकंड हम बात करते हैं अब्ड्यूसेंट नर्व। अब्ड्यूसेंट नर्व के नाम से आपको पता चल रहा है अब्ड्यूसेंट का मतलब क्या होता है? दो चीजें होती है, एक एडक्शन, एडक्शन में चीजें पास आती है और अबडक्शन में चीजें दूर जाती है। यानी कि दो बॉडी की दो स्ट्रक्चर है, अगर पास में आ रही है तो उनको बोल देंगे एड हो रही है तो एडक्शन, और दूर जा रही है अबडक्शन। तो इस तरीके से अगर लेटरल मूवमेंट करवाती है एडक्शन से, आपको मालूम चल रहा है कि जो आपकी अब्ड्यूसेंट नर्व है वो आईबॉल का लेटरल मूवमेंट करवाती है। तो आपको इस तरीके से याद रखना, अब्ड्यूसेंट का मतलब होता है दूर जाना, यानी कि लेटरल साइड में मूवमेंट करवाएगी आईबॉल का कौन सी नर्व? अब्ड्यूसेंट नर्व। और फोर्थ क्रेनियल नर्व है आपकी, फोर्थ जो हम बात कर रहे हैं ऑप्शन हमारा ऑप्टिक नर्व, ये मेनली विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका आईबॉल के मूवमेंट में कोई रोल नहीं होता है। तो आपको ये चारों चीजें याद रखनी है। जो मेजरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा ट्रोक्लियर नर्व में से क्वेश्चन पूछा जाता है, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट से पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में आउटवर्ड और अपवर्ड आ जाता है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओक्यूलोमोटर नर्व। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपकी ट्रोक्लियर नर्व है ये आपकी स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व भी है, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद रखनी कि किस किस तरीके से कौन कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है आईबॉल के मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। फियर ऑफ डेथ इज कॉल्ड विच फोबिया? ऑप्शन ए थानेटोफोबिया, ऑप्शन बी गेमोफोबिया, ऑप्शन सी ओफिडियोफोबिया, ऑप्शन डी निक्टोफोबिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए थानेटोफोबिया। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। थानेटोफोबिया है फियर ऑफ डेथ, गेमोफोबिया है फियर ऑफ मैरिज, यानी मैरिज का फियर है तो हम उसका बोल देंगे गेमेटोफोबिया। थर्ड वन इज ओफिडोफोबिया, ये है फियर ऑफ स्नेक्स, यानी सांप का अगर डर लगता है उसको हम क्या बोल देंगे? ओफिडोफोबिया। वैसे होता है आपका निक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस। तो कुछ अलग अलग फोबिया है जो बार बार एग्जाम में वन लाइन में पूछ लिए जाते हैं। डार्क प्लेसेस या डार्क एरिया से जो डर लगता है उसको हम बोलते हैं निक्टोफोबिया। एक होता है आपका एरोफोबिया, एरोफोबिया होता है हाइट से डर लगना, फियर ऑफ हाइट्स, ठीक है। और अगोराफोबिया यानी कि सोशल फोबिया, यानी कि सोशल इन्वॉल्वमेंट से अगर पेशेंट को डर लगता है तो उसको बोलते हैं अगोराफोबिया, यानी कम्युनिकेशन नहीं कर पाता इसमें पेशेंट, ओपनली इंट्रोवर्ट होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्री रीनल कॉज ऑफ किडनी फेलियर? ऑप्शन ए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन बी जेंटामाइसिन, ऑप्शन सी रीनल स्टोन, ऑप्शन डी हाइपोवोलेमिक शॉक। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हाइपोवोलेमिक शॉक। चलिए हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे किडनी फेलियर का रीजन पूछा गया है कि प्री रीनल कॉज कौन सा होगा। तो किडनी फेलियर के कॉजेज को हम तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला होगा हमारा प्री रीनल कॉजेज, सेकंड इंट्रारीनल कॉजेज और थर्ड वन इज पोस्ट रीनल कॉजेज। ये तीन कॉजेज होते हैं, तीन टाइप के कॉजेज होते हैं किडनी फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो वन बाय वन हम बात करते हैं कि कौन से टाइप में किस तरीके से कौन कौन सी कंडीशन आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री रीनल कॉज। प्री का मतलब होता है पहले, यानी किडनी से पहले। तो यानी कि जो प्री रीनल कॉज के अंदर क्या होगा, बेसिकली आप समझ लीजिए आपकी किडनी है,
और एक इसको किसी भी वजह से ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, वो कुछ भी रीजन हो सकता है, तो वो सारे कोजेज किसके अंदर आएंगे, आपके प्री रीनल कोजेज के अंदर। मान लीजिए अगर पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है तो वो किसके अंदर आएगा, प्री रीनल कोजेज के अंदर। यानी कि किसी भी तरीके से ब्लड सप्लाई अगर पेशेंट अगर किडनी को कम हो रही है तो सारे कोजेज किसके अंदर आएगा, और इसकी वजह से किडनी फेलियर हो रहा है तो सारे कोजेज किसके अंदर आएंगे, प्री रीनल कोजेज ऑफ किडनी फेलियर। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर हो गया, मान लीजिए कि कुछ ट्रॉमा हो गया, इसकी वजह से ब्लीडिंग हो गई और पेशेंट को कम ब्लड फ्लो जा रहा है किडनी, तो उसकी वजह से किडनी फेलियर होगा, तो वो भी किसके अंदर आएगा, प्री रीनल कोजेज के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्न, सीवियर बर्न के अंदर और डिहाइड्रेशन, ये सारी कंडीशन जिसके अंदर जो ऑल ओवर वॉल्यूम ऑफ ब्लड का कम हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, हाइपोटेंशन, और वो सारे प्री रीनल कोजेज के अंदर आते हैं। हम बात करते हैं इंट्रारीनल कोजेज के अंदर, जितने भी किडनी से रिलेटेड जो डायरेक्ट किडनी को डैमेज करते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके इंट्रारीनल कोजेज के अंदर। इसके अंदर आते हैं, मान लीजिए किडनी की कोई कंडीशन है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये किडनी के अंदर इन्फेक्शन है और बाद में जब स्प्रेड हो जाता है ग्लोमेरुलस का इन्फेक्शन तो किडनी फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एक तरीके से किडनी के ही कॉम्प्लिकेशन है, किडनी की प्रॉब्लम की कॉम्प्लिकेशन है, तो सारी किसके अंदर आएंगे, इंट्रारीनल के अंदर आएंगे। मान लीजिए कोई ड्रग है जो नेफ्रोटॉक्सिस है जैसे कि जेंटामाइसिन, ये किसके अंदर आएगा हमारा, डायरेक्ट इंट्रारीनल कोजेज के अंदर। और थर्ड हम बात करते हैं पोस्ट रीनल कोजेज के अंदर, यानी कि ये किडनी है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में और प्री का मतलब होता है पहले। तो एक किडनी के सबसे पहले हम प्री रीनल के कोजेज की बात करें, यानी प्री यानी किडनी से पहले कौन सी आती है, सप्लाई। तो अगर सप्लाई की वजह से किडनी फेलियर हो रहा है, हाइपोवोलेमिक शॉक ये जो एग्जांपल है वो होगा प्री रीनल। अब बात करते हैं पोस्ट रीनल, किडनी के बाद में, पोस्ट का मतलब किडनी के बाद। मान लीजिए ये किडनी और ये आपका यूरेटर है, तो किडनी में किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, किडनी अपना फंक्शन तो नॉर्मल कर रही है लेकिन इसके बाद में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो वो पोस्ट रीनल कोजेज के अंदर आता है। मान लीजिए इसके अंदर आपका रीनल स्टोन, सॉरी यूरेटर स्टोन जो आता है, यूरेटर स्टोन, और जो मोस्ट कॉमन इसमें से पूछा जाता है एग्जाम में वो होता है आपका बीपीएच। बीपीएच कौन सा कोजेज है रीनल फेलियर का, या किडनी फेलियर का, तो होगा पोस्ट रीनल, यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, जो ट्रोफी के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है और इसकी वजह से उसके प्रेशर पड़ने लग जाता है यूरेटर पे और यूरेटर ब्लॉक हो जाते हैं और किडनी के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है और किडनी फेल हो जाती है। इसको हम क्या बोल देते हैं, किडनी फेलियर, और जो कि पोस्ट रीनल कोजेज का एक टाइप है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जितने भी वॉल्यूम कम करने वाले कोजेज होंगे, ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ उसकी वजह से किडनी को कम सप्लाई जा रही है, वो प्री रीनल के अंदर आते हैं। एक एमसीक्यू इसके अंदर पूछा गया है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है आपको, ये तीनों कोजेज आपको याद रखने हैं। इसमें से जो पूछा जाता है एक हाइपोवोलेमिक शॉक का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बीपीएच का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन इन किडनी ट्रांसप्लांटेशन आफ्टर 24 आवर्स इज कॉल्ड एज, ऑप्शन ए एक्यूट रिजेक्शन, ऑप्शन बी हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, ऑप्शन सी क्रॉनिक रिजेक्शन, ऑप्शन डी प्रोग्रेसिव रिजेक्शन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। इसमें जो बात करी जा रही है, मान लीजिए किसी की किडनी डैमेज है और उसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होता है रिसिपिएंट जिसको किडनी ट्रांसप्लांट की जा रही है और एक होता है डोनर जो कि किडनी ट्रांसप्लांट करता है। डोनर से जो रिसिपिएंट को किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो कई बार एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता और वो रिजेक्शन हो जाता है उस किडनी का, यानी कि जो रिसिपिएंट की बॉडी है वो डोनर की जो किडनी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और उसके खिलाफ ही इम्यून कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर देती है और रिजेक्शन हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन, या किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अंदर जो रिजेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो इसके अंदर अलग अलग हम टाइप पढ़ते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सा टाइप रिजेक्शन के अंदर आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, जो पहला टाइप है हमारा हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। बेसिकली इसमें ड्यूरेशन की क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। हाइपर एक्यूट के अंदर विद इन ट्रांसप्लांटेशन के विद इन 48 आवर्स अगर रिजेक्शन हो जाता है तो उसको हम बोल देंगे हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। इसको आप क्वेश्चन लगा लीजिए, एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको याद रखना है। जो क्राइटेरिया इसमें ड्यूरेशन का पूछा जाता है कि हाइपर एक्यूट के अंदर कितने ड्यूरेशन के अंदर, ट्रांसप्लांटेशन के विद इन 48 आवर्स के अंदर अगर ग्राफ्ट रिजेक्शन हो रहा है तो वो किसके अंदर आता है, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन के अंदर आता है। सेकेंड हम बात करते हैं एक्यूट रिजेक्शन। एक्यूट रिजेक्शन के अंदर जो रिजेक्शन होता है वो आफ्टर मंथ्स, कुछ फ्यू मंथ्स या 1 मंथ्स के बाद में अगर रिजेक्शन होता है तो वो एक्यूट रिजेक्शन के अंदर आता है। और थर्ड हम बात करें क्रोनिक रिजेक्शन। क्रोनिक रिजेक्शन ये होता है आपका
सॉरी यहाँ पे करेक्शन करना, आपको मंथ नहीं होगा, यहाँ पे वीक्स आपको यहाँ पे करेक्शन करना है। एक्यूट में फ्यू वीक्स के बाद में अगर रिजेक्शन हो रहा है तो हम उसको बोल देंगे एक्यूट रिजेक्शन, और क्रॉनिक रिजेक्शन के अंदर आता है आपका मंथ टू ईयर, यानी कुछ महीने से कुछ सालों के अंदर, यानी कि इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद में अगर ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का तो वो आ जाएगा क्रॉनिक रिजेक्शन के अंदर। तो क्राइटेरिया बेसिस क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपकी हाइपर एक्यूट रिजेक्शन में से पूछा जाता है। तो 24 आवर यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है, वो विद इन 48 आवर्स के अंदर ही आता है, यानी कि 0 to 48 आवर्स है। इसके अंदर कुछ भी पूछ सकता है, मान लीजिए आप 16 पूछ ले, 18 पूछ ले, 24 पूछ ले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। विद इन 48 आवर्स यानी 48 के अंदर अंदर जितनी भी कंडीशन आएगी वो किसके अंदर आएगी, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। मान लीजिए सिर्फ वो ग्राफ्ट रिजेक्शन बोल दे तो आपको समझ जाना है कि वो एक तरीके से किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद में किडनी रिजेक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा वर्ल्ड्स हेपेटाइटिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 28 जुलाई, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 28 जुलाई। तो वन बाय वन इसमें डिस्कस करते हैं। 11 जुलाई को हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 7 अप्रैल को हमारा हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हेल्थ डे में से बार बार पूछा जाता है, और एड्स डे से 1 दिसंबर को हम एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चारों एमसीक्यू में से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो आपका 7 अप्रैल वाला है और 1 दिसंबर वाला है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू इज रिलेशनशिप बिटवीन मेटरनल लॉन्ग एक्सिस एंड फीटल लॉन्ग एक्सिस इज कॉल्ड फीटल पोस्चर, ऑप्शन बी फीटल लाई, ऑप्शन सी फीटल एटीट्यूड, ऑप्शन डी फीटल प्रेजेंटेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फीटल लाई। तो क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो मेटरनल लॉन्ग एक्सिस है और फीटल लॉन्ग एक्सिस है, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को हम बेसिकली हम क्या बोलते हैं। तो आप इसको समझने के, मान लीजिए ये प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई ये प्रेग्नेंट वुमेन है, ये यूट्रस की हम बात करें, ये इसका यूट्रस है जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रखा है और इसके अंदर फीटस प्रेजेंट है। तो ये फीटस ये एक्सिस हो गया फीटस का एक्सिस, और ये हो गया यूट्रस का एक्सिस, मेटरनल लॉन्ग एक्सिस। तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को क्या बोला जाता है, इसको बोलता है फीटल लाई। तो हम इसमें अलग अलग लाई पढ़ते हैं। मान लीजिए ये आपका मेटरनल लॉन्ग एक्सिस है और इसके अंदर फीटस है, यानी दोनों एक ही लाई के अंदर, यानी एक ही एक्सिस के अंदर है। आप एरो से आप समझ पा रहे हैं कि दोनों एक ही एक्सिस के अंदर है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाई। लॉन्गिट्यूडनल लाई अलग अलग टाइप होते हैं। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। मेटरनल लॉन्ग एक्सिस यानी मेटरनल के से रिलेटेड है, यूट्रस से रिलेटेड, यूट्रस की डायरेक्शन और फीटस की डायरेक्शन दोनों एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में है, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाई। और वैसे ही हम अगर बात करते हैं, ये मान लीजिए ये यूट्रस है वुमेन के अंदर और जो फीटस है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, यानी कि जो यूट्रस का जो प्रेजेंटेशन है, यूट्रस का जो लॉन्ग एक्सिस है वो इस तरीके से और फीटस का इस तरीके से है। तो कुछ इस तरीके से क्रॉस करेंगे 90 डिग्री पे, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर लाई। तो आपको याद रखना है ट्रांसफर लाई। और थर्ड वन आता है एक ओब्लिक लाई, जिसके अंदर 45 डिग्री का एंगल बनता है, तो वो होगा हमारा ओब्लिक लाई। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये मदर है, मदर का यूट्रस है, इस तरीके से मदर प्रेग्नेंट है और इसके अंदर फीटस है। तो फीटस जिस तरीके से प्रेजेंट होगा, तो फीटल के लॉन्ग एक्सिस और मेटरनल लॉन्ग एक्सिस के रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, फीटल लाई। तो अगर फीटल दोनों का एक्सिस सेम डायरेक्शन में है तो लॉन्गिट्यूडनल है, और 90 डिग्री पे दोनों क्रॉस कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा ट्रांसफर लाई। जो अदर ऑप्शन हम बात करते हैं फीटल पोस्चर, जो फीटल पोस्चर का मतलब होता है कि जो यूट्रस है, जो इम्प्लांटेशन के बाद में जो फीटस किस शेप के अंदर प्रेजेंट होता है, तो सी शेप, आपको याद रखना सी शेप के अंदर फीटस यूट्रस के अंदर रहता है। सी शेप किसको बोलेंगे, इस तरीके से पूरी उसकी बॉडी फ्लेक्स होगी, जो उसका जो हेड है फीटस का वो चेस्ट की तरफ होगा, उसकी जो नीज है वो फ्लेक्स्ड होंगे और लेग्स भी फ्लेक्स्ड होंगे, और इस तरीके से सी शेप पोजिशन में रहता है। जैसे हम
लंबर पंक्चर के टाइम पेशेंट को पोजीशन बनाने के लिए बोलते हैं कई बार इस तरीके से सी शेप पोजीशन, तो वैसे ही फीटस सी शेप पोजीशन के अंदर रहता है। थर्ड ऑप्शन की हम बात करते हैं फीटल एटीट्यूड, हम किसे बोलेंगे, यानी कि ये फीटस है, ये इसका हेड है, ये इसकी बॉडी है। फीटस, यहाँ हम बात कर रहे थे फीटल और मदर के बीच की रिलेशनशिप में, यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ फीटल के अपने बॉडी पार्ट के बीच की रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, फीटल एटीट्यूड, यानी फीटल का हेड और फीटल की बाकी बॉडी के बीच का जो रिलेशनशिप होगा इसको हम क्या बोलेंगे, फीटल एटीट्यूड। तो मान लीजिए अगर फीटल का हेड इस तरीके से फ्लेक्स्ड है तो ये हो गया आपका फ्लेक्स्ड एटीट्यूड, और इस तरीके से अगर एक्सटेंड है उसका हेड एक्सटेंड है तो उसको हम बोल देंगे हाइपर एक्सटेंडेड एटीट्यूड। और फोर्थ ऑप्शन हमारा फीटल प्रेजेंटेशन। फीटल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि फीटस का कौन सा पार्ट है हमें शो होता है प्रेगनेंसी के दौरान। जैसे अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और जो आपका ब्रोज प्रेजेंटेशन, अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है। फीटल प्रेजेंटेशन को अगर हम थ्योरेटिकली रूप में देखें तो पार्ट ऑफ फीटस इन पेल्विस, पार्ट ऑफ फीटस इन पेल्विस, यानी कि जो पेल्विक कैविटी के अंदर फीटस का कौन सा पार्ट हमें शो हो रहा है, कौन सा एंगेज हो रहा है, उसी के आधार पर हम फीटल प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द नर्सिंग ऑफिसर इज प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन fat emulsion, and she notes that fat globules are visible at the top of the solution. What should be the next action? Option A, roll the bottle of solution gently. Option B, obtain the different bottle of solution. Option C, shake the bottle of solution vigorously. Option D, run the bottle of solution under water. आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसके अंदर ऑप्शन बी, ऑब्टेन द डिफरेंट बॉटल ऑफ सॉल्यूशन। तो हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करें। पहले हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। एक नर्सिंग ऑफिसर है और एक पेशेंट है। पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है और वो भी कौन सा चल रहा है, स्पेसिफिकली बात करें तो फैट इमल्सन। और सडनली वो नर्सिंग ऑफिसर नोट करता है कि फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट है किसके अंदर, जो TPN बैग है उसके अंदर फैट ग्लोब्यूल हमें विजिबल है टॉप ऑफ द सॉल्यूशन। तो उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑब्टेन द डिफरेंट बॉटल ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा इसका आंसर क्यों माना गया, सबसे पहले TPN के रिगार्डिंग बहुत सारे MCQs बनते हैं, तो हम कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं TPN होता क्या है। TPN का मतलब होता है टोटल पेरेंटल, वन बाई वन हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 3 से 4 MCQ इसके अंदर बनते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसके अंदर बताऊंगा। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इसको हम क्या बोल देंगे, TPN। यानी कि कोई ऐसा पेशेंट, पहले आप एंटल को समझिए, एंटल का मतलब क्या होता है, यानी कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू हम किसी पेशेंट को कोई डाइट दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एंटरल न्यूट्रिशन। एंटल का मतलब ये होता है एलिमेंट्री कैनाल, यानी आपका जो फूड है वो माउथ से, ईसोफेगस से, स्टमक से होता है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल तक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरल न्यूट्रिशन। लेकिन हम बात करें पेरेंटल न्यूट्रिशन, पेरेंटल का मतलब क्या होगा, पेरेंटल का मतलब आप समझिए, पेरेंटल का मतलब होता है जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के अलावा हम IV रूट से अगर पेशेंट को डाइट देते हैं या न्यूट्रिशन देते हैं उसको हम क्या बोल देंगे, पेरेंटल न्यूट्रिशन। थ्रू द वेन या थ्रू द हम सेंट्रल वेनस कैथेटर अगर हम पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं या डाइट दे रहे हैं हम, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पेरेंटल न्यूट्रिशन। और इसी का दूसरा नाम होता है, पहला जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, इसके दूसरे नाम पे इसको बोलते हैं हम हाइपर एलिमेंटेशन, हाइपर एलिमेंटेशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन का दूसरा नाम होता है हाइपर एलिमेंटेशन। फर्स्ट MCQ इज हाइपर एलिमेंटेशन का मतलब पूछ लेता है, तो आपको क्या होगा, पेरेंटल न्यूट्रिशन को हम हाइपर एलिमेंटेशन कहते हैं। और यानी कि हमारे डाइजेस्टिव रूट के अलावा हाँ अगर हम IV रूट से पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं तो वो क्या होगा, हमारा पेरेंटल न्यूट्रिशन। और स्टार्टिंग में अगर टोटल लग रहा था मतलब हम सारी उसकी न्यूट्रिटिव नीड अगर हम फुलफिल कर रहे हैं उस न्यूट्रिशन के द्वारा, उस फीड के द्वारा, तो वो आता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट MCQ हो गया हाइपर एलिमेंटेशन, इसका जो सेकंड जो नेम है। दूसरी बात हम डिस्कस करते हैं TPN के अंदर। TPN के अंदर हम कौन कौन से कंटेंट इन्वॉल्व होते हैं। 2 तरीके के पेरेंटल न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है हमारा TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन फर्स्ट हो गया, और सेकंड हो गया हमारा PPN पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन। TPN के अंदर हम 3 चीज़ें हम देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। और पार्शियल के अंदर मान लीजिए किसी पेशेंट के अंदर किसी सिलेक्टेड
सिलेक्टेड न्यूट्रिशन हमें देना है, यानी कि मान लीजिए किसी पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट ये हमें देना है या फिर प्रोटीन देना है या फिर फेट देना है, यानी सिलेक्टेड देना है, तो इसको हम बोलेंगे पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन। लेकिन टीपीएन 3 in 1 होता है, जो टीपीएन बेग होता है वो 3 in 1 बेग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर तीनों न्यूट्रिटिव कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फेट एंड प्रोटीन। तो टीपीएन के अंदर जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकंड जो पहला क्वेश्चन हाइपर एलिमेंटेशन में पूछा जाता है, सेकंड एमसीक्यू इसके अंदर जो पूछा जाएगा वो होता है कि इसके कंटेंट के बारे में। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन कौन से कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टीपीएन बेग के अंदर, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, वो होता है आपकी डेक्सट्रोज फॉर्म के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको याद रखना है। अलग अलग एमसीक्यू, कार्बोहाइड्रेट जो होता है डेक्सट्रोज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटीन, प्रोटीन किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड। और जो आपका जो फेट है वो इमल्सिफाइड फेट के रूप में प्रेजेंट होता है। यानी आप इसको समझने की कोशिश, मान लीजिए आपका एक टीपीएन बेग है, इस तरीके से टीपीएन बेग है और इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट है। इसके अंदर हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर हो गया प्रोटीन और इसके अंदर हो गया आपका फेट। और इस तरीके से इसमें एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू उसको कनेक्ट किया जाता है पेशेंट के अंदर, और सारा जो न्यूट्रिशन है वो पेशेंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो इसको कनेक्ट करने से पहले इन तीनों को हम मिलाने का काम करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये होती है नर्सिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो टीपीएन के अंदर तीनों कंटेंट को मिलाने वाला जो काम है, ये काम करता है नर्सिंग ऑफिसर। जो पहला क्वेश्चन पूछा था हाइपर एलिमेंटेशन, सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि जो किस किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म, डेक्सट्रोज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन जो होता है अमाइनो एसिड फॉर्म में, और जो फेट होता है वो इमल्सिफाइड फॉर्म में। नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें से पूछा था, 2 एमसीक्यू हो गए। तीसरा एमसीक्यू इसके अंदर से जो पूछा जाता है इनकी कैलोरिक नीड, यानी कि मान लो किसी पेशेंट को 100% कैलोरिक नीड में 100% नीड को हमें फुलफिल करना है, तो जो कार्बोहाइड्रेट वो कितनी परसेंट करेगा, 60 to 70%। ये एमसीक्यू पूछा जाता है। अमाइनो एसिड की हम बात करें, अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें कि कितना परसेंट कंप्लीट करेगा, वो हो गया आपका 15 to 20%। और वैसे अगर हम फेट की बात करें तो ये हो गया आपका 30% ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि टोटल कैलोरीज का कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट देता है, कितना परसेंट अमाइनो एसिड देता है और कितना परसेंट इमल्सिफाइड फेट देता है। अब हम टीपीएन बहुत बड़ा टॉपिक इसको अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हमारा एमसीक्यू समझने की कोशिश करते हैं, जो अगर बेग है और बेग के अंदर इस तरीके से उसके अपर साइड में ग्लोब्यूल बन रहे हैं, तो जो फेट है वो इमल्सिफाइड फेट के, तो ये फेट ग्लोब्यूल बन गए हैं। यानी कि अब हम इसको पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। ये एक तरीके से हम एक्सपायर मेडिसिन बोलते हैं, वैसे फेट ग्लोब्यूल बनने का मतलब होता है कि ये उस स्टेट के अंदर है कि हम पेशेंट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं तो पेशेंट के अंदर फेट एम्बोलिज्म बनने के चांसेस होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, टीपीएन बेग को, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, टीपीएन बेग को हम फार्मेसी, जहाँ से हम इस टीपीएन बेग को लेके आए थे, फार्मेसी इसको रिटर्न कर देते हैं। डिस्कार्ड नहीं करना हमें इस बेग को, फार्मेसी में के अंदर हमें रिटर्न कर देना, दूसरा नया बेग लगाना, क्योंकि इसके अंदर फेट ग्लोब्यूल बन गए हैं और इस वजह से हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। एक और एमसीक्यू पूछा था, अगर हम फेट इमल्सिफिकेशन कर रहे हैं या फेट ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं टीपीएन के थ्रू, तो पेशेंट के अंदर 3 चीज़ों की एलर्जी के बारे में पता करते हैं, एग, सोयाबीन एंड सेफ्लोर की एलर्जी। यानी 3 एलर्जी। क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो फेट होता है, हमने बात करी कि जो फेट होता है वो इमल्सिफाइड फेट के रूप में प्रेजेंट होता है किसके अंदर, टीपीएन बेग के अंदर। तो इसको इमल्सिफाई करने के लिए 3 कंटेंट यूज किए जाते हैं, एक हो गया एग, सोयाबीन और सेफ्लोर। अगर किसी पेशेंट को इन 3 चीज़ से एलर्जी है तो हमें सबसे पहले हमें हिस्ट्री पूछ लेना कि एलर्जी तो नहीं है, नहीं तो हमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा फेट इमल्सन ऐसे पेशेंट के अंदर जो जिससे एलर्जी प्रेजेंट होगी। तो आपको ये कुछ एमसीक्यू है टीपीएन के अंदर जो बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। एक और एमसीक्यू इसमें पूछा था किस रेट से हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, वो हो गया हमारा 1 ml/min। एक बड़ा टॉपिक है टीपीएन, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम हमारे एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं कि अगर उसके फेट ग्लोब्यूल विजिबल है एट द टॉप ऑफ सॉल्यूशन तो क्या नर्सिंग एक्शन होगा, ऑब्टेन द डिफरेंट बॉटल ऑफ सॉल्यूशन। और जो प्रीवियसली जो हम ट्रांसफ्यूज करने जा रहे थे उसको हम डिस्कार्ड नहीं करना है, उसको कहाँ सेंड करना है, फार्मेसी के अंदर। उसको हमें डिस्कार्ड नहीं करना, फार्मेसी के अंदर उसको सेंड करना है। अगर फेट ग्लोब्यूल बन रहे हैं तो हमें उसको पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज नहीं करना है। चलिए हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। द नर्सिंग ऑफिसर केयरिंग फॉर द क्लाइंट with a chest tube turns the client to the side and the chest tube accidentally disconnects from the water seal chamber. Which initial action should the nurse take first?
पहले क्वेश्चन समझिए। एक नर्सिंग ऑफिसर है, वो एक क्लाइंट है जिसके चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज कनेक्टेड है और पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है साइड में, साइड लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करा रहा है और इस दौरान एक्सीडेंटली जो चेस्ट ट्यूब है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है वाटर सील्ड चेंबर से। तो क्या इनिशियल एक्शन होगा नर्सिंग ऑफिसर का? ऑप्शन ए, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ऑप्शन बी, प्लेस द ट्यूब इन बॉटल ऑफ स्टेराइल वाटर। ऑप्शन सी, रिप्लेस द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम इमीडिएटली। और ऑप्शन डी, प्लेस द स्टेराइल ड्रेसिंग ओवर द डिस्कनेक्शन साइट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्लेस द ट्यूब इन बॉटल ऑफ स्टेराइल वाटर। इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो भी आपको करेक्ट लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हमने बी इसका आंसर क्यों माना है इसको हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट है, पहले हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को समझते हैं। मान लीजिए पेशेंट है, पेशेंट की चेस्ट के अंदर हीमोथोरेक्स की कंडीशन डेवलप हो गई है या न्यूमोथोरेक्स यानी कि एयर का कलेक्शन हो गया है। उसको निकालने के हम पेशेंट की चेस्ट के अंदर एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं। ये पेशेंट की चेस्ट है और इसके अंदर ट्यूब इंसर्ट करते हैं। इस ट्यूब का जो एंड पार्ट होता है कुछ इस तरीके से, एक चेंबर होता है जिसके अंदर इस तरीके से पानी भरा होता है और उसका ट्यूब का जो एंड पार्ट होता है वो पानी के अंदर इस तरीके से सबमर्ज होता है। पहले इसको समझिए, ये हो गया हमारा चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। ये क्यों करते हैं? पेशेंट के अंदर अब नॉर्मली कलेक्शन हो यानी कि न्यूमोथोरेक्स एयर या एयर का कलेक्शन होता है, उस एयर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम कनेक्ट करते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक्सीडेंटली डिस्कनेक्ट हो गया वाटर सील चेंबर से, यानी कि जो डिस्कनेक्शन की साइड, इसमें आपको जो अटेंशन देने वाली चीज है कि डिस्कनेक्शन कहाँ से पूछ रहा है। दो तरीके से डिस्कनेक्ट हो सकती है ये ट्यूब। पहला हो गया आपका जहाँ से कनेक्टेड है चेस्ट से, अगर चेस्ट से डिस्कनेक्ट हो रही है, और सेकंड हो रहा है आपका वाटर सील चेंबर से डिस्कनेक्ट हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको इस पे अटेंशन देना है कि किस यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चेस्ट ट्यूब एक्सीडेंटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वाटर सील चेंबर, इस पे आपको फोकस करना है। चेस्ट ट्यूब है वो कहाँ से डिस्कनेक्ट हो रही है, इस चेंबर से डिस्कनेक्ट हो रही है, ना कि इस चेंबर से। तो इसके अंदर दोनों ही नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग अलग होगी। अगर चेस्ट ट्यूब वाटर सील चेंबर से डिस्कनेक्ट हो रही है तो हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि दूसरा वाटर बॉटल है उसके अंदर इस ट्यूब को सबमर्ज करना है। इमीडिएटली एक्शन होगा हमारा। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिस्कनेक्शन साइट है वो सेकंड वाला है। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, एक्सीडेंटली अगर पेशेंट ने ट्यूब खींच दी और चेस्ट से ट्यूब बाहर आ जाती है, मान लीजिए पेशेंट की चेस्ट है और इसके अंदर से ट्यूब यहाँ से इस फर्स्ट साइड से अगर बाहर आ जाती है तो हमारा जो यहाँ पे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अलग होगी। यहाँ पे हमें स्टेराइल गोज या स्टेराइल ड्रेसिंग अप्लाई करनी है। तो जो क्वेश्चन जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हमें समझने की कोशिश करनी है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। चेस्ट ट्यूब एक्सीडेंटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वाटर सील चेंबर, यानी कि जो चेस्ट ट्यूब है वो चेस्ट से नहीं निकली है, वाटर सील चेंबर से डिस्कनेक्ट हुई है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा प्लेस द ट्यूब इन ए बॉटल ऑफ स्टेराइल वाटर। हमें सडन इमीडिएटली दूसरी वाटर बॉटल के अंदर इस ट्यूब को सबमर्ज करना है। तो आपको ये क्वेश्चन पहले आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्कनेक्शन दो स्टेज पे हो सकती है, दो टाइप से हो सकती है। पहला होता है चेस्ट से डिस्कनेक्शन और दूसरा होता है वाटर चेंबर से डिस्कनेक्शन। अगर एग्जाम में पूछा गया है कि चेस्ट से डिस्कनेक्ट हो गया है तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगा यहाँ पे स्टेराइल ड्रेसिंग करना है, क्योंकि हमें चेस्ट से डिस्कनेक्ट होना, हमें ध्यान देना है यहाँ पे जो ऑपरेटिव साइट है यहाँ पे ध्यान देना है, ये ओपन नहीं रहनी चाहिए, तो यहाँ पे हमें ड्रेसिंग अप्लाई करनी है। लेकिन अगर डिस्कनेक्शन हुआ वाटर सील चेंबर से, तो वाटर चेंबर से हुआ तो हमें क्या करना है, दूसरा वाटर चेंबर के अंदर उस ट्यूब को जो स्टेराइल वाटर हो उसके अंदर हमें डुबो के रखना है, सबमर्ज करके रखना है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में एक क्वेश्चन हमेशा हर कम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसको समझना है। अब आपको समझ में होगा कि क्यों हमने बी ऑप्शन करेक्ट माना। डी ऑप्शन तब करेक्ट होगा था अगर चेस्ट ट्यूब जो है वो डिस्कनेक्शन कहाँ से होती है, पेशेंट की चेस्ट साइड में या ऑपरेटिव साइड से, चेस्ट साइड से अगर डिस्कनेक्ट होती तो हमारा पहली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती प्लेस द स्टेराइल ड्रेसिंग ओवर द डिस्कनेक्ट साइड। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से जो पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपका चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम कुछ इस तरीके से, मान लीजिए रफली समझने को, ये पेशेंट की चेस्ट है और यहाँ पे एक ओपनिंग करके ये ट्यूब इसके अंदर इंसर्ट करवाई गई है और यहाँ पे एक आपका वाटर चैम्बर है जिसके अंदर ट्यूब सबमर्ज है। ये पेशेंट है, ये कंटिन्यूस के अंदर रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। अब दो चीज़ें पूछी जाती है क्वेश्चन, एक पहला होता है ओसिलिएशन। ओसिलिएशन का मतलब होता है, आप इसको समझिए, जो मान लीजिए ये वाटर चैम्बर है और इसके अंदर यहाँ तक वाटर फिल किया हुआ है, तो जैसे पेशेंट रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन के साथ साथ में पेशेंट जो ये वाटर है इसका जो लेवल है वो डायरेक्ट कभी अपवर्ड साइड में होगा इसका मूवमेंट, कभी डाउनवर्ड मूवमेंट
साइड में होगा। यानी कि अगर पेशेंट इनहेल कर रहा है, पेशेंट इनहेल कर रहा है तो इसका जो मूवमेंट होगा, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का जो मूवमेंट होगा वो होगा आपका, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। पेशेंट इनहेल कर रहा है तो जो H2O का लेवल है वो गिरेगा, और पेशेंट एक्सेल कर रहा है तो H2O का लेवल इंक्रीज होगा। ये नॉर्मल फाइंडिंग है, हम नॉर्मल फाइंडिंग की बात करते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। यानी कंटिन्यू जो वाटर जो एक लेवल है उसके अंदर कंटिन्यू हमें डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट दिखाई देता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑसिलेशन। तो ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर पूछ ले, अगर इसको उल्टा करके पूछ ले कि पेशेंट इनहेल कर रहा है तब वाटर का लेवल ऊपर जा रहा है, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। अगर पेशेंट इनहेल कर रहा है और इनहेल की वजह से थोड़ा सा इंट्राथोरेसिक प्रेशर पेशेंट का बढ़ जाता है, और वो प्रेशर की वजह से एयर ट्यूब के अंदर आती है, और ट्यूब से प्रेशर वाटर पे पड़ता है, और वाटर का जो मूवमेंट होता है वो डाउनवर्ड होता है। ये आपकी नॉर्मल फाइंडिंग है। और एक्सेल करता है तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज होता है, और जो वाटर का लेवल है वो अपर साइड की तरफ मूवमेंट करता है। और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, वाटर के इस मूवमेंट को ऑसिलेशन। तो ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है पेशेंट के अंदर। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें से कौन सी नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है, आपको एक दे देगा ऑसिलेशन प्रेजेंट है। यानी पेशेंट जैसे रेस्पिरेशन कर रहा है तो वहाँ पे वाटर का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यानी कि वाटर का जो लेवल है वो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, रेस्पिरेशन और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के साथ में। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। सेकेंड हम बात करें इंटरमिटेंट बबलिंग। इंटरमिटेंट बबलिंग, इस आप यह समझ पा रहे हैं कि पेशेंट के अंदर चेस्ट के अंदर ये ट्यूब है, और यहाँ से अगर पेशेंट इंस्पायरेशन करता है तो यहाँ पे एयर एंटर करती है, और वो एक्स्ट्रा एयर को निकालने के लिए ही हमने ये ट्यूब इंसर्ट करी है। तो वो एयर जब इस पानी के अंदर आएगी तो यहाँ पे बबल्स बनेंगे, एयर बबल्स बनेंगे। तो ये बबल्स किस तरीके से बननी चाहिए, ये इंटरमिटेंट बबलिंग होनी चाहिए पेशेंट के अंदर। ये भी नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर आता है। दो चीज याद रखनी है नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर क्या क्या आता है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के अंदर। पहला हो गया आपका ओसिलिएशन, यानी जो वाटर लेवल है वो मूव करना चाहिए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के साथ। और किस डायरेक्शन में, जब इंस्पायरेशन करे तो वाटर जाना चाहिए नीचे की साइड, और जब एक्सपायरेशन करे तो यानी बाहर हवा निकाले पेशेंट तो वाटर का जो लेवल जाना चाहिए वो ऊपर की तरफ। ये नॉर्मल है, इसको आपको याद रखना है। पहला हो गया ऑसिलेशन, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। दूसरी फाइंडिंग नॉर्मल क्या हो गई, इंटरमिटेंट बबलिंग। दो तरीके से बबलिंग हो सकती है, एक तो होता है कंटिन्यूस बबलिंग, यानी कि कंटिन्यूसली यहाँ पे पेशेंट के जो वाटर सील चेंबर है उसके अंदर बबलिंग हो रही है, और एक होती है इंटरमिटेंट। जो इंटरमिटेंट बबलिंग है वो आपका नॉर्मल फाइंडिंग है, क्योंकि पेशेंट इंटरमिटेंट एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहा है। तो इंटरमिटेंट बबलिंग होनी चाहिए, ना कि कंटिन्यूस बबलिंग। अगर कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है तो ये क्या है, अबनॉर्मल फाइंडिंग है वाटर सील चेंबर के अंदर। और अबनॉर्मल फाइंडिंग इससे हम क्या सजेस्ट करती है कि पेशेंट के अंदर एयर लीकेज है, पेशेंट के अंदर एयर लीकेज की कंडीशन है। कंटिन्यूस बबलिंग क्या सजेस्ट करेगी, एयर लीकेज की कंडीशन है। और मान लीजिए अगर पेशेंट के इस चेंबर के अंदर एब्सेंट हो, अगर बबलिंग एब्सेंट हो यानी कि बबल्स नहीं बन रहे हो, तो ये भी अबनॉर्मल फाइंडिंग है। और ये क्या सजेस्ट करेगी कि जो ट्यूब है वो कई तरीके से ओकल्टेड हो गई है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, यहाँ पे किंक हो गई है, मुड़ गई है, इसकी वजह से प्रॉपर तरीके से ये चैनल जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, और जो एक्स्ट्रा जो एयर निकाले कर मैंने ट्यूब डाली थी वो वाटर चेंबर के अंदर नहीं पहुंच पा रही, इसलिए वहाँ पे बबलिंग नहीं हो रही है। तो आपको ये ध्यान देना है नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर ऑसिलेशन आता है और इंटरमिटेंट बबलिंग आती है वाटर सील चेंबर के अंदर। अगर कंटिन्यूस बबलिंग है तो वो सजेस्ट करेगी एयर लीकेज को, अगर और एब्सेंट है तो वो सजेस्ट करेगी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम का ऑब्स्ट्रक्शन। इस तरीके से आपको याद रखना है, हमारा एमसीक्यू यही था। और अगर पेशेंट का चेस्ट ट्यूब चेस्ट साइड से निकलती है तो हमें सबसे पहले वहाँ पे लगाना है ड्रेसिंग, और अगर वाटर चेंबर से निकलता है तो हमें क्या करना है, दूसरे वाटर चेंबर के अंदर उसको डिप करके रखना है। जो एक और है रिप्लेस द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, जो हमारा सी ऑप्शन है, ये भी प्रायोरिटी, ये भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है। ये प्रायोरिटी हमारी कभी नहीं होती, ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में हम करेंगे। चेंजेस का जो ऑर्डर दिया जाता है वो फिजिशियंस के द्वारा दिया जाता है, ये हमारा प्रायोरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक फिजिशियन ऑर्डर नहीं देगा तब तक हम वाटर सील चेंबर ड्रेनेज सिस्टम उससे हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमारी प्रायोरिटी कभी भी नहीं होगी। प्रायोरिटी हमारी ये हो सकती है कि हम या तो हेल्थ के जो अगर जो वाटर बोतल है वहां से ट्यूब का डिस्कनेक्शन हुआ है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर स्टेराइल ड्रेसिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये दो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, और तीसरा हम बाद में पेशेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम चेंज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अथॉरिटी हमें नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के, आई होप इसके रिगार्डिंग आपकी कुछ एकदम से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द ट्यूमर मार्कर फॉर द पेनक्रियाटिक ट्यूमर। ऑप्शन ए CA-125, ऑप्शन बी CA-15-3, ऑप्शन सी CA-19,
9, ऑप्शन डी बीटा HCG। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी CA19-9। तो 1 बाय 1 इसके बारे में डिस्कस करते हैं। CA125 किसका ट्यूमर मार्कर है? ये हो गया आपका ओवेरियन कैंसर का। CA15-3 की बात करें तो ये हो गया आपका ब्रेस्ट कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर। थर्ड वन हम बात करें कैंसर 19-9, तो CA19-9 किसका हो गया हमारा? पेनक्रेटिक ट्यूमर का। और बीटा HCG किसका हो गया हमारा? तो HCG रिलेटेड वैसे प्रेगनेंसी से होता है, तो कोरियो कार्सिनोमा, कोरियो कार्सिनोमा यानी कि कोरियन का अगर ट्यूमर है तो उसमें ट्यूमर मार्कर के रूप में हम क्या डिटेक्ट करते हैं? बीटा HCG। CA125 हमें डिटेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या सजेस्ट कर रहा है? ओवेरियन कैंसर को। CA15-3 कर रहा है तो ब्रेस्ट कैंसर को। और 19 इसके अंदर जो ऊपर के जो 3 है, तीनों में से सिंगल लाइनर MCQ कभी अल्टरनेट में पूछ लिया जाता है। किसी एग्जाम में ओवेरियन वाला पूछते हैं, किसी में ब्रेस्ट वाला, किसी में पेनक्रेटिक वाला। तो आपको तीनों अच्छे से इसको याद करना है। कुछ और हम बात करेंगे ट्यूमर मार्कर की, जैसे बात करें प्रोस्टेट के अंदर भी पूछा जाता है, ईजी होता है इसलिए मैंने इसको ऑप्शन में डाला। ये होता है आपका प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA। और अगर हम बात करें टेरेटोमा, टेरेटोमा का अगर हम ट्यूमर मार्कर की बात करें तो ये हो गया आपका अल्फा फिटोप्रोटीन। ऐसे होता है सेमिनोमा, सेमिनोमा का हो गया आपका LDH। ये कुछ ट्यूमर मार्कर है जो हम कैंसर को डिटेक्ट या ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशली मार्कर यूज करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट MCQ की हम बात करते हैं। ए पेशेंट इज ऑन TPN। अगेन TPN का क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। पेशेंट इज इन TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी, इज डिस्कनेक्टेड द ट्यूबिंग फ्रॉम द सेंट्रल लाइन कैथेटर। द नर्सिंग ऑफिसर असेस्ड and suspect air embolism, which position immediately place the client in which position। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है। विच नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि पेशेंट टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी पे है, तो वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर देखता है कि जो पेशेंट है उसने वो ट्यूबिंग कनेक्ट कर देती है सेंट्रल लाइन कैथेटर से, पेशेंट ने ट्यूबिंग डिस्कनेक्ट कर दी है। अब नर्सिंग ऑफिसर असिस्ट करता है और वो सस्पेक्ट करता है कि पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म की कंडीशन डेवलप हो गई है। तो अब पेशेंट को वो कौन सा पोजीशन प्रोवाइड करवाएगा? ऑप्शन ए लेफ्ट लेटरल विद हेड लोअर देन फीट, ऑप्शन बी लेफ्ट लेटरल विद हेड हायर देन फीट, ऑप्शन सी राइट लेटरल विद हेड लोअर देन फीट, ऑप्शन डी राइट लेटरल विद हेड हायर देन फीट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लेफ्ट लेटरल विद हेड लोअर देन फीट। यानी कि TPN का टिपिकल क्वेश्चन है पोजिशनिंग का, तो आपको याद रखना है। TPN या तो TPN में से पूछते हैं या फिर एयर एम्बोलिज्म का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो TPN के बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था कि TPN क्या है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को कंबाइंडली एक बैग में पेशेंट की सारी न्यूट्रिशन नीड को फुलफिल करने के लिए एक बैग इस तरीके से देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। और ये किस रूट से दिया जाएगा? ये आपकी सेंट्रल वीनस कैथेटर यानी सेंट्रल लाइन के द्वारा इसको दिया जाता है। तो जहाँ सेंट्रल लाइन डली है और उसको पेशेंट डिस्कनेक्ट कर देता है और वहाँ पे एयर एंट्री कर जाती है और पेशेंट के अंदर एयर एम्बोलिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि एयर एम्बोलिज्म सस्पेक्ट या डायग्नोज असिस्ट कैसे किया नर्सिंग ऑफिसर ने। उसके कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे डिस्निया, पेशेंट सडनली डिस्निया शो करेगा। डिस्निया अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म या एयर एम्बोलिज्म हो गया तो उसको डिस्निया, चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, ये कुछ सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं एयर एम्बोलिज्म के। अगर वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो पेशेंट को डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो डायग्नोस कैसे, किन सिम्टम पे बेसिस पे करना हमें कि ये सारे सिम्टम पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि जो हमारा एयर एम्बोलिज्म है वो कहाँ पे लंग्स में जाने के चांसेस है। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? पेशेंट को लेफ्ट लेटरल विथ हेड लोअर देन फीट, ये जो मैंने सिम्टम बताए हैं आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये सिम्टम है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। ये तो वो कंडीशन है जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम पोजीशन दे रहे थे। यहाँ पे ऑलरेडी ये जो सिम्टम की मैंने बात की, यहाँ पे ऑलरेडी जो एम्बोलिज्म है वो लंग्स के अंदर पहुंच गया है। और इसी सिचुएशन को हमें बचाने के लिए क्या करवाना? पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करानी है। तो जो मैंने बताया था कि नर्सिंग ऑफिसर सस्पेक्ट कैसे करेगी, क्योंकि उसने देखा कि जो डिस्कनेक्ट हो गई ट्यूब, डिस्कनेक्शन के बाद में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट के अंदर एयर एम्बोलिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो पोजीशन क्या देना है? पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करानी है और पेशेंट को हेड जो है वो
फीट से लोअर साइड में होना चाहिए, यानी कि बात करें हम एक तरीके से ट्रेंडलबर्ग पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। ट्रेंडलबर्ग में क्या होता है, जैसे इंक्रीज आईसीपी में हमने बात करी थी, इंक्रीज आईसीपी में हमने बात करी थी वो होती है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग, कुछ इस तरीके की पोजीशन हम देते हैं इंक्रीज आईसीपी के अंदर। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट का हेड होता है वो फीट के लेवल से, ये फीट का लेवल है और उसका हेड का लेवल है, यानी कि फीट के लेवल से जो हेड का लेवल है वो नीचे की तरफ होता है। ऐसा इसी पोजीशन में इसलिए देते हैं कि जो एयर एम्बोलिज्म है पेशेंट के राइट एट्रियम के अंदर या राइट साइड में ट्रेप हो जाए और वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन आगे डेवलप नहीं करें। तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर टीपीएन, बेसिकली ये क्वेश्चन टीपीएन का नहीं है, ये क्वेश्चन है एयर एम्बोलिज्म का। टीपीएन का एक आपको एग्जांपल देने के लिए इसमें कंडीशन डाली गई है, लेकिन जो मेन जो चीज़ इसमें पूछना चाह रहा है कि एयर एम्बोलिज्म हो गया पेशेंट को, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एयर एम्बोलिज्म में कौन सी पोजीशन देते हैं, तो लेफ्ट लेटरल विद ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, या फिर इसी को बोल देंगे लेफ्ट लेटरल विद हेड लोअर देन फीट। बाकी सारे ऑप्शन ये हमारे गलत है, इसमें के अंदर हमें ये पोजीशन देनी है। और अगर इसका कारण पूछ ले रेशनल क्यों, क्योंकि हमें जो एम्बोलिज्म है, एयर जो मूव कर रही है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो क्या इवेंचुअली कहाँ हो जाती है, हमारे राइट साइड ऑफ हार्ट, सुपीरियर वेना के और इन्फीरियर वेना के राइट साइड ऑफ हार्ट जाती है, और हम चाहते हैं कि इस राइट साइड से लंग्स के अंदर ये एंटर नहीं कर जाए, नहीं तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कंडीशन डेवलप हो जाएगी और हमें बहुत सारे डिस्नी और सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो ये पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो एयर है हमारे राइट एट्रियम में राइट वेंट्रिकल के अंदर ही ट्रेप हो जाती है और वो आगे मूव नहीं कर पाती है, इसलिए ये पोजीशन दी जाती है। पेशेंट को लेफ्ट लेटरल हेड लोअर साइड में कर देते हैं तो एयर है वो वहाँ पे ट्रेप हो जाती है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, साइड लाइन या लेफ्ट लेटरल विद ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। और रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन किस में दी थी हमने, इंक्रीज आईसीपी के अंदर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड एज, ऑप्शन ए लॉर्डोसिस, ऑप्शन बी सिलिकोसिस, ऑप्शन सी काइफोसिस, ऑप्शन डी स्कोलियोसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्कोलियोसिस। बेसिकली वन लाइनर इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम जो गलती करते हैं कई बार हम ऑप्शन सही से नहीं पढ़ते, जैसे सिलिकोसिस, इससे मिलता जुलता कंडीशन है, हम इसको पढ़ते नहीं और सिलिकोसिस पे टिक करके आ जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमें वन लाइनर को भी अच्छे से पढ़ना है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्कोलियोसिस। तो हम 3 कंडीशन पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारा स्पाइनल कॉर्ड है कि कर्वेचर कुछ इस तरीके से होती है, ये है हमारा सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन और सैक्रल कोक्सियल, कुछ इस तरीके से है। अगर पेशेंट का मुंह इस तरीके से है तो पेशेंट के अंदर इस तरीके से ये हो गया हमारा सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, ये हो गया हमारा थोरेसिक स्पाइन, ये हो गया हमारा लंबर स्पाइन और ये हो गया हमारा सैक्रल कोक्सियल। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं लॉर्डोसिस की। सबसे पहले हम बात करें लॉर्डोसिस में क्या होगा, जो हमारा लंबा स्पाइन है इसकी जो कॉन्केविटी है, इसकी जो कॉन्केविटी वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे प्रेगनेंसी के अंदर देखने को हमें मिलता है, प्रेगनेंसी के अंदर हमें एक्सेसिव वेट की वजह से जो मदर की जो बेक है वो इनवर्ड मूवमेंट हो जाता है उसका, इस तरीके से उसका जो पेट बाहर आ जाता है, क्योंकि वजन की वजह से कुछ इस तरीके से इनवर्ड मूवमेंट हो गया हमारी लंबर स्पाइन का, तो उसको हम क्या बोल देते हैं लॉर्डोसिस, यानी कि नेचुरल जो फिजियोलॉजिकल लॉर्डोसिस देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो आप प्रेगनेंसी से लॉर्डोसिस को समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके की कंडीशन, यानी कि यहाँ पे एक्सेसिव प्रेशर की वजह से यहाँ पे ये कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है लंबर स्पाइन का। तो अगर इसको डेफिनेशन देके पूछे तो इंक्रीज कॉन्वेक्सिटी ऑफ लंबर स्पाइन, तो हम क्या बोल देंगे उसको लॉर्डोसिस। लंबर स्पाइन की कॉन्वेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, उसको हम क्या बोल देंगे लॉर्डोसिस। सेकंड हम बात करें सिलिकोसिस, ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया था। सिलिकोसिस तो ऑक्यूपेशनल डिजीज के अंदर हमने पहले डिस्कस कर लिया, सिलिका डस्ट से पेशेंट के अंदर एक ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं सिलिकोसिस। सी इसमें के अंदर बात करते हैं काइपोसिस, यानी कि 3 स्पाइन के 3 कर्वेचर के 3 डिसऑर्डर होते हैं, 3 इसके डिफेक्ट होते हैं। पहला हो गया लॉर्डोसिस, दूसरा होगा हमारा काइपोसिस, तीसरा स्कोलियोसिस। काइपोसिस के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे लंबर के अंदर कॉन्वेक्सिटी इंक्रीज हो गई थी और पेशेंट की जो बेक है वो इनवर्ड मूवमेंट हो गया था, वैसे ही जैसे काइपोसिस के अंदर क्या होगा, जो ये बेक वाला पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ इसका कर्वेचर बढ़ जाता है, बाहर की तरफ ये कर्वेचर बढ़ जाता है। कि अगर डेफिनेशन देखिए पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा इंक्रीज कॉन्केविटी ऑफ थोरेसिक स्पाइन, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा काइपोसिस। और स्कोलियोसिस के अंदर कुछ इस तरीके से आपके स्पाइन में इस तरीके से लेटरल कर्वेचर के अंदर जो हमारे स्पाइन है वो लेटरल कर्वेचर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है इस तरीके से लेटरल मूवमेंट एस शेप में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं स्कोलियोसिस। तो ये सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑप्शन आपको पहले अच्छे से पढ़ना है फिर आंसर करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पज ऑफ ओवुलेशन। ऑप्शन है एस्ट्रोजन हार्मोन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी एलएच, ऑप्शन डी एफएसएच। करेक्ट आंसर इज एलएच, लुटिनाइजिंग हार्मोन। सिंगल लाइनर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वन बाय वन बात करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन को हमने पहले बात करती है कि फीमेल हार्मोन भी हम बोलते हैं, फीमेल हार्मोन किसको बोलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन को। और फीमेल ऑर्गन किसको बोलते हैं, ओवरी को, फीमेल ऑर्गन। ये हो गया हमारा ओवरी, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और वैसे मेल हार्मोन की बात करें तो मेल हार्मोन हो गया हमारा टेस्टिस्टेरोन, टेस्टिस्टेरोन। और मेल ऑर्गन जो हमारा हो गया वो हो गया टेस्टिस। बेसिकली हम बात करते हैं किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम पढ़ते हैं तो सारी चीज़ उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। मान इस तरीके से आप समझिए कि ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये आपकी ओवरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी। और इसकी ये इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन से ही एक होता है हाइपोथैलेमस। ये तीनों का कोऑर्डिनेशन जब मिलता है तभी हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंप्लीट होती है, क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। तो आप समझिए, तो जो हाइपोथैलेमस से सबसे पहले क्या होगा, गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। ये किस पे काम करेगा, पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी पे जैसे ही सिग्नल पहुंचेगा क्या रिलीज करेगी, एफएसएच और एलएच। ये एफएसएच एलएच अब क्या करेंगे, ओवरी के अंदर दो कंडीशन डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ये हो गया आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, ये होगी पिट्यूटरी ग्लैंड और ये हो गया आपका ओवरी। ठीक है, ओवरी पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है एफएसएच और पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है एलएच। अब दोनों का आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझिए। एफएसएच क्या करेगा, सबसे पहले रिलीज होता है एफएसएच, जो यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल्स है, यहाँ पे सबसे पहले फॉलिकल्स होते हैं, ग्राफिन फॉलिकल नहीं बोलेंगे, फॉलिकल्स छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। एफएसएच इन पे काम करना स्टार्ट करेगा और इसको क्या करेगा, डेवलप करने की कोशिश करेगा और इसको कंप्लीट डेवलप कर देंगे। और इसको हम क्या बोल देंगे, मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, मेच्योर कर देगा इसको। तो जो ग्राफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट कौन सा करता है, एफएसएच। यानी इसके नाम से हमें पता चल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो जितने भी इमेच्योर फॉलिकल उनको स्टिमुलेट करेगा और मेच्योर के अंदर कन्वर्ट करेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्वेश्चन आता है ग्राफिन फॉलिकल के मैच्योरेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो क्या होगा आपका, एफएसएच। सेकेंड हम बात करें, यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल मेच्योर हो गया, तो जब ग्राफिन फॉलिकल मेच्योर होता है तो वो एक हार्मोन रिलीज करता है, वो हो गया आपका एस्ट्रोजन। तो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि एस्ट्रोजन का रिलीज कहाँ से होता है, मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल। आप वन बाय सीक्वेंस से समझिए। हाइपोथैलेमस से सिग्नल आया, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, काम किस पे किया, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या रिलीज किया, एफएसएच और एलएच। एफएसएच गया ओवरी के पास, ओवरी के अंदर जो इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल है उसको क्या करेगा, मेच्योर करेगा और उसको क्या कन्वर्ट कर देगा, ग्राफिन फॉलिकल के अंदर। मेच्योर फॉलिकल को हम क्या बोल देते हैं, ग्राफिन फॉलिकल। ये किसका काम है, एफएसएच का। तो क्वेश्चन पहला एमसीक्यू, मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, एफएसएच, पहला एमसीक्यू। दूसरा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन, दूसरा एमसीक्यू। तीसरा एमसीक्यू, हमने जो हमारा एमसीक्यू है 16 एमसीक्यू जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब क्या करेगा, जैसे ही मैच्योर हो गया ये इसको सिग्नल भेजेगा। अब जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ये क्या रिलीज कर रहा है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेगा, इसको सिग्नल भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब ग्राफिन फॉलिकल डेवलप हो चुका है, अब हमें एफएसएच की जरूरत नहीं है। तो ये नेगेटिव फीडबैक हम इसको बोलते हैं, नेगेटिव। इसको हम अच्छे से यहाँ पे समझने की, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी ये हाइपोथैलेमस है, ये मैकेनिज्म है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल इससे अच्छे से समझ में आएगी। मान लीजिए आपकी हाइपोथैलेमस है, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी, और ये आपकी ओवरी, ये है ओवरी। अब हम वन बाय वन समझते हैं। हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी रिलीज करेगा एफएसएच, एलएच। तो पहले एफएसएच का काम देखते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, फॉलिकल्स है, किसको एक मेच्योर फॉलिकल बना देगा, जिसकी मेंस्ट्रुएशन के लिए जरूरत है, प्रेगनेंसी के लिए जरूरत है, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफिन फॉलिकल्स। किसके एक्शन से बनता है ये, एफएसएच काम करेगा इमेच्योर पे, इसको बना देगा मेच्योर। अब जैसे मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, ये क्या रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, कौन, मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल। पहला एमसीक्यू, ग्राफिन फॉलिकल की मेच्योरेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एफएसएच। दूसरा एमसीक्यू, एस्ट्रोजन का रिलीज कहां से होता है, मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स। तीसरा एमसीक्यू, नेगेटिव फीडबैक पूछते हैं कि एस्ट्रोजन जो है एफएसएच के रिलीज पे क्या इफेक्ट करेगा,
यानी कि अब जो एस्ट्रोजन इनफ बन गया, अब ये क्या सिग्नल भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब हमें एफएसएच की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब आप सिगरेट मत करिए। तो ये नेगेटिव फीडबैक है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव फीडबैक। ये होगा नेगेटिव फीडबैक, यानी कि अब हमें एफएसएच की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल बन गया है और उसी से एस्ट्रोजन बना रही है। एस्ट्रोजन ने सिग्नल भेजा पिट्यूटरी को कि एफएसएच मत करिए। लेकिन अब हमें जरूरत क्या है, एलएच की। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, एफएसएच के सिक्रेशन को तो क्या कर देगा, डिक्रीज। एस्ट्रोजन का काम पूछते हैं, और एलएच के सिक्रेशन को क्या कर देगा, इंक्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो अब क्या करेगी पिट्यूटरी, जैसे एस्ट्रोजन का सिग्नल जाएगा, ये क्या करेगी, एलएच रिलीज करेगी। अब एलएच क्या करेगा, ये ग्राफिन फॉलिकल है, यहाँ पे एलएच आया क्योंकि एस्ट्रोजन ने सिग्नल भेजा था कि एलएच चाहिए। एलएच क्या करेगा, ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ देगा, और तोड़ देगा उसी से हमारा रिलीज हो जाता है क्या, ये ग्राफिन फॉलिकल है, इसको तोड़ देता है। दो स्ट्रक्चर मान लो इस तरीके से, और इसके अंदर की स्ट्रक्चर बाहर आ जाती है। जो अंदर की स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और इसी को हम बोलते हैं ओव्यूम। जैसे स्पर्म होता है वैसे फीमेल के अंदर गेमेट्स क्या होता है, सेकेंडरी oocyte, ओव्यूम बोलते हैं, लेकिन जो एक्चुअल नाम है सेकेंडरी oocyte है। वो तो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, एलएच। ये हमारा एमसीक्यू था कि ओव्यूलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एलएच। क्योंकि क्या करता है, ग्राफिन फॉलिकल पे काम करता है, उसको तोड़ देता है और उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है। ओव्यूलेशन की डेफिनेशन ये है, रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एलएच हार्मोन। अब ये ग्राफिन फॉलिकल के हमने दो पार्ट की बात करी कि एक तो ये टूटा हुआ पार्ट बच गया, और एक इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte निकला, जिसको हमने क्या बोल दिया, ओव्यूम। तो ये जो टूटा हुआ पार्ट, इसको हम क्या बोल देंगे, कार्पस। इसको ये जो टूटा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, इसके टुकड़े हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्पस ल्यूटियम। यहाँ पे हम एमसीक्यू करा रहे थे, लेकिन ये डिस्कस करने का मतलब होता है इसके 3 से 4 एमसीक्यू आपके 16 है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कार्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करके, प्रोजेस्ट्रॉन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। प्रोजेस्ट्रॉन का सीक्रेशन कहाँ से होता है, कार्पस लूटियम से। और कार्पस लूटियम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एलएच। एस्ट्रोजन का सीक्रेशन होता है ग्राफिन फॉलिकल से, और जो कार्पस लूटियम से प्रोजेस्ट्रॉन का सीक्रेशन होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया कि किस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है, तो आपको याद रखना है। हमारा एमसीक्यू यही था कि द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एलएच। अब आपको समझ में आ गया क्यों एलएच किस तरीके से काम करता है, और इनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की, किस तरीके से पॉजिटिव मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से नेगेटिव। नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12? ऑप्शन ए ड्यूडेनम, ऑप्शन बी जेजुनम, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी कोलन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इलियम। वन बाय वन इसके बारे में बात करते हैं। ये जो तीनों जो स्ट्रक्चर है, ये किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला हम बात करें तो ड्यूडेनम, सेकेंड हम बात करें तो जेजुनम, और थर्ड वन इज इलियम। हम वन बाय वन हम इसके बारे में बात करते हैं। किस तरीके से ड्यूडेनम के अंदर एक स्पेसिफिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड, ये हम बात कर रहे हैं ड्यूडेनम के बारे में। और ड्यूडेनम को हम काम पढ़ लेते हैं। जो एमसीक्यू पूछते हैं, आयरन का अब्जॉर्प्शन। आयरन अब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, कहाँ पे होगा, ड्यूडेनम के अंदर। इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का। आयरन अब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, ड्यूडेनम के अंदर। एक और जो काम होता है इसका क्या होता है, ये बाइकार्बोनेट रिलीज करता है। यानी कि जब हमारे स्टमक से जो खाना आ रहा है उसके अंदर HCl है, तो एसिडिक है, उसको बेसिक कर रहा है। बेसिक करने का काम कौन करेगा, ड्यूडेनम, न्यूट्रलाइज करने का काम। सेकंड हम बात करते हैं जेजुनम। जेजुनम के बारे में क्या एमसीक्यू बनता है, ये फर्स्ट एमसीक्यू होगा, आयरन का अब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, ड्यूडेनम के अंदर। सेकंड एमसीक्यू इसके अंदर से क्या बनेगा, जेजुनम के अंदर। आफ्टर डेथ फर्स्ट पार्ट कौन सा, जो एम्प्टी होता है, आफ्टर डेथ फर्स्ट पार्ट टू एम्प्टी, यानी डेथ के बाद सबसे पहला जो पार्ट होता है, जो एम्प्टी होता है, जो खाली होता है, वो होता है हमारा जेजुनम। सेकंड इसके अंदर से बनता है क्या क्या अब्जॉर्प्शन होता है, 3 चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। पहला हो गया आपका अमाइनो एसिड, दूसरा हो गया कैल्शियम, और तीसरा हो गया फॉलिक एसिड। ये 3 चीज़ों का अब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, जेजुनम के अंदर। और विटामिन और आयरन का अब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, ड्यूडेनम के अंदर। हम बात करते हैं इलियम के अंदर। इलियम के अंदर होगा आपका विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन। और कौन होगा, ये क्वेश्चन हमारा था, विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन। और किसका अब्जॉर्प्शन होगा, बाइल एसिड। तो ये
आपको याद रखना 2 चीज़ों का ऑब्जर्वेशन होता है इलियम में, तीनों हर एक चीज़ याद रखनी है, सब में से एमसीक्यू पूछा जाता है। ये 3 चीज़ों का ऑब्जर्वेशन होगा, जेजनम के अंदर, और आयरन का ऑब्जर्वेशन होता है ड्यूटेरियम के अंदर। और कॉलन की बात करें तो सबसे ज़्यादा H2O का री ऑब्जर्वेशन होता है। कहाँ होता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कॉलन। इसके 4 अलग अलग 3 अलग अलग 4 अलग अलग पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कॉलन, जिसके अंदर H2O का ऑब्जर्वेशन होता है। एक और क्वेश्चन जो पूछते हैं इलियम के अंदर से, यहाँ पे बता देते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया B12 और बाइल एसिड में से। एक और जो इलियम के अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं तो पेयर्स पैचेज होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू लगाइए, पेयर्स पैचेज। पेयर्स पैचेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इलियम के अंदर। यानी कि जो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होते हैं पेयर पैचेज, फेगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इलियम के अंदर। एक चीज और याद रख लीजिए इसके बारे में, इलियम के बारे में, मोस्ट ट्विस्टेड पार्ट यानी कि बहुत सारे इसके अंदर ट्विस्ट है, यानी कि इस तरीके से बहुत सारे इसके अंदर ट्विस्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा ट्विस्टेड फॉर्म में कौन सा रहता है? इलियम। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हमारा क्वेश्चन था विटामिन B12 का ऑब्जर्वेशन कहाँ से होगा? तो इलियम के अंदर। एक और चीज़ था विटामिन B12 के ऑब्जर्वेशन के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कहाँ पे सीक्रेट होता है? स्टमक के अंदर। कौन सी सेल? पेराइटल सेल। और उनका नाम क्या है? दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल। यानी कि स्टमक की पेराइटल सेल या उसी को बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन होता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करता है? विटामिन B12 के ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है। तो इसलिए गैस्ट्रेक्टमी का प्रोसीजर हम करते हैं तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होता है, इसलिए पेशेंट को विटामिन B12 की कमी से परनीसिस एनीमिया देखने को मिलता है। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यूरिया ब्रेथ टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ विच माइक्रोब्स? ऑप्शन ए विब्रियो कोलेरा, ऑप्शन बी ट्रिपेनोमा पेलिडम, ऑप्शन सी H पाइलोरी, ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी H पाइलोरी। सीधा क्वेश्चन है। यूरिया ब्रेथ टेस्ट किसके लिए किया जाता है? यूरिया ब्रेथ टेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वन लाइनर में। यूरिया ब्रेथ टेस्ट किया जाता है अपना H पाइलोरी के लिए। 2-3 चीज़ इसके बारे में देखते हैं। H पाइलोरी की पहले फुल फॉर्म हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। किस कंडीशन के अंदर हम इसको चेक करते हैं? पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर जो मोस्ट कॉमन कोज है पेप्टिक अल्सर डिजीज का, वो हो गया आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज का पहला क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होगा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। सेकंड कोज NSAIDs का एक्सेसिव यूज, आपको याद रखना पेप्टिक अल्सर के रिगार्डिंग। H पाइलोरी में से क्या क्वेश्चन आएगा? एक तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट का आ गया, एक हो गया इसकी नेचर पे कि कौन सा है। ये है नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और इसके अंदर से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? किस तरीके से प्रोसीजर किया जाता है H पाइलोरी को डिटेक्ट करने के लिए, किस तरीके से प्रोसीजर किया जाता है? तो हाँ, एक एमसीक्यू इसके अंदर से और पूछा जाता है, क्लास वन कार्सिनोजन। ओनली बैक्टीरिया है जो क्लास 1 कार्सिनोजन की कैटेगरी में आता है, वो कौन सा हो गया आपका? H पाइलोरी। क्वेश्चन याद रखना है आपको। तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट को हम थोड़ा सा ब्रीफली में देखते हैं। यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते कैसे हैं? एक पेशेंट है, मान लीजिए पेशेंट है, इस तरह रफली आप समझने की कोशिश कीजिए। पेशेंट है, इसको मैं सस्पेक्टेड है पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डिजीज है, तो हम क्या करेंगे? पेशेंट को एक यूरिया का कैप्सूल देंगे, ओरली लेने के लिए बोलेंगे, और ये कैप्सूल जाएगा पेशेंट के स्टमक के अंदर। और पेशेंट के स्टमक के अंदर कौन बैठा है? H पाइलोरी। तो H पाइलोरी का एक काम है, H पाइलोरी क्या करता है? एक एंजाइम रिलीज करता है, ये होता है आपका H पाइलोरी यूरिएज। अब जैसे ही हम इसको कैप्सूल देंगे जिसके अंदर यूरिया है, ये H पाइलोरी यूरिएज रिलीज करेगा और इसको ब्रेक डाउन कर देगा। किस किस में ब्रेक डाउन करेगा? अमोनिया प्लस CO2। अब जब ये पेशेंट ब्रीथ करेगा, इस टेस्ट का नाम समझिए यूरिया ब्रीथ टेस्ट, पेशेंट का ब्रीथ करेगा तो पेशेंट की CO2 के अंदर जो हमने कैप्सूल दिया था वो एक उसके अंदर स्पेसिफिक कार्बन की यूज करते हैं C14। तो जब C14 अगर ब्रीथ के अंदर प्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर H पाइलोरी है, उसी ने ब्रेक डाउन किया और इसी की वजह से CO2 बनी और CO2 के अंदर कार्बन हमें C14 देखने को मिल रहा है। पेशेंट का टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि पेशेंट के अंदर यूरिया या H पाइलोरी प्रेजेंट है और पेशेंट पेप्टिक अल्सर डिजीज है पेशेंट को। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस में हम बायोप्सी भेजते हैं, लेकिन ये एक रूटीन टेस्ट में हम यूज करते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट। किसके लिए? पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए। मोस्ट कॉमन कोज क्या है? H पाइलोरी। सेकंड कोज है NSAIDs पेप्टिक अल्सर डिजीज का। H पाइलोरी में और क्या क्वेश्चन बनेगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है।
सेकंड क्वेश्चन बनेगा क्लास 1 कार्सिनोजन, ओनली बैक्टीरिया जो क्लास 1 कार्सिनोजन के अंदर है। अगर इसकी कैटेगरी पूछे कि किस कैटेगरी में आता है तो ये है बेसिलाई, और शेप होता है इसका रोड शेप, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। विब्रियो कोलेरिया से कोलेरा डिजीज होती है जिसके अंदर हमने पढ़ा था राइस वाटर डायरिया। ट्रिपेनोमा पैलिडम सिप्लिस कोज करता है और इसका रूटीन टेस्ट होता है वीडीआरएल जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होगा एफटीए एबीएस, हम पहले क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, इसके लिए जो रूटीन टेस्ट होगा वो होगा अपना मोन्टेक्स टेस्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और कंफर्मेटरी टेस्ट होगा ये होगा स्पुटम कल्चर, ये क्या कोज करता है टीबी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ऑल आर द पार्ट ऑफ द नॉर्मल कोलोस्टमी केयर एक्सेप्ट ऑप्शन ए यूज टेप वाटर फॉर कोलोस्टमी इरिगेशन, ऑप्शन बी अमाउंट ऑफ वाटर इन बिटवीन 500 to 1000 ml, ऑप्शन सी ड्यूरेशन फॉर इरिगेशन इज 1 to 2 hours, ऑप्शन डी कैथेटर इंसर्शन फॉर इरिगेशन इज 10 centimeter। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन समझिए, ऑल आर द पार्ट ऑफ नॉर्मल कोलोस्टमी केयर एक्सेप्ट आ गया, मतलब कोलोस्टमी केयर के सारे नॉर्मल पार्ट है, लेकिन एक इसमें ऑप्शन ऐसा है जो नॉर्मल कोलोस्टमी केयर में वो क्राइटेरिया फिट नहीं होता, वो हो गया हमारा ड्यूरेशन इज 1 to 2 hours। क्यों ये क्राइटेरिया फिट नहीं होता? क्योंकि जो कोलोस्टमी केयर का इरिगेशन, कोलोस्टमी केयर के अंदर जो हम पेशेंट की इरिगेशन कोलोस्टमी इरिगेशन करते हैं वो कितना देर के लिए होता है? 10 to 15 मिनट, 1 से 2 घंटे के इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम कोलोस्टमी का इरिगेशन नहीं करते हैं। करेंगे तो क्या हो जाएगा पेशेंट के अंदर? डिहाइड्रेशन। कोलोस्टमी का क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कोलोस्टमी पहले आप समझिए क्या है। स्टोमा का मतलब क्या होता है? स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग बनाना, ओपनिंग, जैसे ट्रेकियोस्टमी, ठीक है। स्टोमा, यहाँ पे कोलोस्टमी, यहाँ पे ओपनिंग बना रहे हैं और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं कोलोन के अंदर। ये कोलोन है, जैसे ये कोलोन पार्ट है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसफर कोलोन है, ये हो गया डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ पे होता है आपका सिग्मोइड कोलोन। इसके बाद में रेक्टम आ जाता है, ठीक है। तो ये कोलोन के अंदर जैसे मान लीजिए इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या करते हैं? कोलोस्टमी। तो कोलोस्टमी भी 2 टाइप की होती है। अगर हम बात करें डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन के अंदर अगर हम कोलोस्टमी बना रहे हैं, यानी कि ओपनिंग बना रहे हैं, पाउच बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये होता है हमारा ड्राई कोलोस्टमी, यानी कि लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर ड्राई कोलोस्टमी। और अगर राइट वाले पार्ट के अंदर आता है तो वो क्या होता है? वेट कोलोस्टमी। ऐसा क्यों होता है? हम इसको वेट कोलोस्टमी क्यों बोलते हैं, इसको ड्राई? अगर इसको हम बात करें, ये हो गया हमारा राइट पार्ट और ये हो गया लेफ्ट पार्ट। राइट में क्या होता है? जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आ रहा है, डुडनम, जेजनम, इलियम, और इलियम से क्या किस में एंटर कर रहा है? सिक्कम में। यहाँ पे सिक्कम होता है, सिक्कम के बाद कोलम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इस स्टेज तक वाटर का इतना अब्जॉर्प्शन नहीं होता फूड के अंदर से, इसलिए जब हम कोलोस्टमी बनाएंगे और जब उसका कंटेंट चेक करते हैं वो थोड़ा वाटरी होता है, जो स्टूल होगा उसके अंदर जो वाटरी होता है, जो कंटेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, अगर यहाँ की कोलोस्टमी हम बना रहे हैं तो यहाँ आते आते वाटर का अब्जॉर्प्शन हो चुका है फूड के कंटेंट में से, डाइजेशन के लिए जो विकस बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ड्राई कोलोस्टमी। लेफ्ट साइड वाली को हम बोलेंगे ड्राई कोलोस्टमी। राइट साइड में अगर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन मिड तक अगर बना रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे उसको? ये ट्रांसफर कोलोन को पूरा ही इन्वॉल्व करते हैं वेट कोलोस्टमी के अंदर, उसको हम बोलेंगे वेट कोलोस्टमी। राइट साइड में लेफ्ट कोलोस्टमी, जो लेफ्ट साइड में होगा वो आपका ड्राई कोलोस्टमी। इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कोलोस्टमी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कोलोस्टमी ओपनिंग बना रहे हैं कोलन के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं? कोलोस्टमी। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहले तो इसका नॉर्मल कलर पूछते हैं कि कोलोस्टमी का जो कोलोस्टमी बनाने के बाद वहाँ पे नॉर्मल कलर जो पाउच का है, कोलोस्टमी बैग का जो कलर है वो नॉर्मल कलर कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका ब्रिक रेड, यानी कि जो ब्रिक का मतलब होता है ईंट का जो प्रॉपर रेड नहीं होता है, जैसे ईंट का कलर होता है रेड कलर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा ब्रिक रेड कलर होता है। सेकंड प्रायोरिटी अगर ऑप्शन में ब्रिक रेड नहीं है तो आपका होगा रेड पिंक। फर्स्ट एमसीक्यू कोलोस्टमी से पूछा जाता है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड हम बात करते हैं कोलोस्टमी इरिगेशन के अंदर कुछ क्राइटेरिया आते हैं, जैसे कि तो इरिगेशन करते हैं कोलोस्टमी का कौन से वाटर से करेंगे? टेप वाटर। कौन से वाटर से हम करते हैं? टेप वाटर। ये हो गया हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज करना है मेन आंसर। सेकंड हम बात करें, सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी? अगर टेप वाटर अवेलेबल नहीं है तो हमें करना है ल्यूक वार्म वाटर से। ल्यूक वार्म वाटर का मतलब टेम्परेचर कितना होता है ल्यूक वार्म वाटर का? ये होता है आपका 70 to 90 डिग्री फॉरेनहाइट।
तो 2 एमसीक्यू बन गए। पहला नॉर्मल कलर में से एमसीक्यू पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है टेप किससे इरिगेशन करते टाइम कौन सा वाटर यूज करेंगे यानी टेम्परेचर का, तो टेप वाटर या फिर ल्यूकवार्म वाटर यूज करते हैं। थर्ड एमसीक्यू जो पूछा जाता है इसके अंदर मोस्टली जो जेली यूज की जाती है इसको मॉइस्चराइज करने के लिए वो कौन सी जेली यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या पूछा जाएगा, मॉइस्ट, इसको ड्राइनेस को कम करने की मॉइस्ट पेट्रोलियम जेली, मोस्ट पेट्रोलियम जेली इसके लिए यूज की जाती है कोलोस्टमी बैग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कोलोस्टमी बैग अगर भर जाता है तो उसको खाली कब करना है, जब 1/3 फिल हो जाए, वो 1/3 क्वेश्चन फर्स्ट वैरायटी का 1/3 हो जाए तो हम उसको खाली कर देते हैं। अगर 1/3 ऑप्शन में नहीं है तो हाफ 1/2 ये सेकंड प्रायोरिटी हमारी। प्रायोरिटी वाइज आपको याद रखना कलर में प्रायोरिटी है, इरिगेशन के अंदर भी प्रायोरिटी है। इरिगेशन हम कर रहे हैं तो टेप वाटर यूज करना है और जो वाटर कितना यूज करना है 500 to 1000 ml, इससे ज़्यादा हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, पोजीशन कौन सी लेंगे, अगर पेशेंट खुद से करने में सक्षम है तो पोजीशन क्या है, सीटिंग पोजीशन में पेशेंट खुद से करेगा टॉयलेट सीट पे बैठ के इरिगेशन। तो पेशेंट अगर उस कंडीशन में नहीं है तो उसको साइड लेटरल पोजीशन में हम कोलोस्टमी का इरिगेशन करेंगे। कोलोस्टमी इरिगेशन में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कोलोस्टमी बैग में से पूछ जाते हैं कि उसका कलर कौन सा होता है, जेली कौन सी लगाते हैं, कितना फ्लूइड हम यूज करते हैं, कितना भरने पे हम उसको खाली करते हैं, वेट कोलोस्टमी क्या होती है, ड्राई कोलोस्टमी क्या होती है। ये सारे क्वेश्चन हमें कोलोस्टमी के अंदर से पूछे जाते हैं। पोजीशन के अंदर से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कोलोस्टमी के अंदर। और भी कई सारी चीज़ें होती है जो हम अलग से हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा 19, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 to 2 आवर, यानी कि इतनी देर तक हम कोलोस्टमी का इरिगेशन नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी देर तक करेंगे 10 से 15 मिनट। अगर ज़्यादा करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, डिहाइड्रेशन। और जब कोलोस्टमी का इरिगेशन स्टार्ट करना तो स्लो रेट से करना है, और जैसे हम इरिगेशन स्टार्ट करते हैं पेशेंट को क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेन हो रहा है एब्डोमेन में या क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो हमें इरिगेशन को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो ये सारी चीज़ें कोलोस्टमी के अंदर इंक्लूड होती है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच टाइप ऑफ हिपेटाइटिस, विच टाइप ऑफ हिपेटाइटिस इज कॉल्ड सीरम हिपेटाइटिस। ऑप्शन ए हिपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हिपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हिपेटाइटिस सी, ऑप्शन डी हिपेटाइटिस ई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हिपेटाइटिस बी। 1 by 1 इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या हिपेटाइटिस के अंदर हमें देखने को मिलता है। पहली जो क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जाता है, ऑल आर द एक्सेप्ट वन, ऑल आर द आरएनए वायरस। क्या है ये आरएनए वायरस, सिर्फ हिपेटाइटिस क्या है डीएनए वायरस है, सारे क्या है आरएनए वायरस है। और हिपेटाइटिस बी आपका जो है ओनली डीएनए वायरस है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा हिपेटाइटिस डीएनए वायरस से होता है, वो हो गया आपका हिपेटाइटिस बी। बाकी जितने भी ए हो गया, बी हो गया, सॉरी ए हो गया, सी हो गया, यानी कि ए सी डी और ई, ये क्या है आपके, ये हैं आरएनए वायरस होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। और जो ये हिपेटाइटिस बी होता है ये आपका डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, हिपेटाइटिस ए के बारे में बात करें तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं हिपेटाइटिस ए को इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस। एक एमसीक्यू इसमें से याद कर लीजिए आप, इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस इसको हम बोलते हैं हिपेटाइटिस ए से। इसका जो रूट है किस रूट से फैलता है, फीको ओरल रूट। हर एक चीज़ एमसीक्यू है इसके अंदर। इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस को बोलेंगे हिपेटाइटिस ए को। हिपेटाइटिस ए क्या है, आरएनए वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस है, फीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है। और जो एक और इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए कोई पेशेंट है या फिर कोई पर्सन है अनकुक्ड सेलफिश खा रहा है, डाइट के अंदर अपनी अनकुक्ड सेलफिश ले रहा है, तो उसको कौन सा हिपेटाइटिस होने के चांस है, हिपेटाइटिस ए, क्योंकि फीको ओरल रूट यानी ओरल रूट से या फिकस रूट से हिपेटाइटिस ए स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिपेटाइटिस बी। पहला एमसीक्यू क्या है, डीएनए वायरस है। दूसरा एमसीक्यू क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे रफली लिख रहा हूँ लेकिन ये सब एमसीक्यू है, डबल स्टैंडर्ड है। तीसरा एमसीक्यू क्या है, मोस्ट डेंजरस हिपेटाइटिस है। चौथा एमसीक्यू, इसका दूसरा नाम सीरम हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस ए का दूसरा नाम क्या था, इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस बी का दूसरा नाम हो गया सीरम हिपेटाइटिस। और क्या है इसका रूट था फीको ओरल हिपेटाइटिस ए का। बी का क्या होगा, जितने भी हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं या फिर जैसे ट्रांसफ्यूज करते हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ये होता है या फिर निडल से ये स्प्रेड होता है, यानी ब्लड के थ्रू
इसलिए इसको सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो सारे इसके रूट, जितने ब्लड वाले जो रूट है सारे इसके अंदर हो जाएंगे। थर्ड वन हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी के साथ में जो कॉन्जुगेट वाला जो हेपेटाइटिस होता है वो कौन सा होता है, हेपेटाइटिस डी। यानी हेपेटाइटिस ए और का तो उसमें क्या होने के चांसेस है, हेपेटाइटिस डी भी उसके साथ में होने के चांसेस है। थर्ड बात करते हैं हेपेटाइटिस सी, इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। एक एक चीज आपको नोट करनी है, ये सब एमसीक्यू है। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस है, इसका रूट पूछ लेते हैं हिमोडायलिसिस। हिमोडायलिसिस यानी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन या किसी भी तरीके से ट्रांसफ्यूज हो रहा है ब्लड, तो उसमें हेपेटाइटिस सी देखने को मिलता है। या फिर शेयरिंग रेजर, या सेविंग करने के लिए हम जो रेजर शेयर कर लेते हैं कई बार उससे भी स्प्रेड होता है। या फिर हम बात करते हैं टेटू, टेटू बनाते टाइम भी अगर पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस है तो ये स्प्रेड हो जाता है। और जो बात करते हैं हेपेटाइटिस ई की, सबसे लीस्ट डेंजरस होता है, ये सबसे कम डेंजरस होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस कौन सा है, हेपेटाइटिस ई। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। ये सारे एमसीक्यू थे जो अप्लाइड क्वेश्चन हमने बनाने की कोशिश करी है, जो भी नोट सेट एग्जाम में अप्लाइड पूछा जाता है। जो हमारा जो मेन जो एमसीक्यू थे आज के, वो आपको जो याद रखना है, एक टीपीएन वाला एमसीक्यू बार बार पूछा जाता है, और एक आपका जो एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म, और बाकी जितने भी सिंगल लाइनर, ये सारे वही एमसीक्यू जो रिपीटेड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको अच्छे से इस तरीके से आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच।